तो साक्षी का वही बोलना है, तो वो वहीं से स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, पूरा वेव फ्रंट ही थोड़ा फिर से एक बार डिस्कस कर देता हूँ ताकि फ्लो में आ जाए। सुनना बढ़िया से। वेव फ्रंट, हाँ ठीक है। वेव फ्रंट एक्चुअली मैं क्या बोला था, वेव फ्रंट्स में मैंने कहानी क्या बोला था रश्मि? वेव फ्रंट्स में मैं कहानी यही बोला था ना कि जैसे मान ले कि हाँ, एक ऐसा सोर्स, सोर्स पॉइंट सोर्स ले ले, है कि नहीं? एक सोर्स मान लो S1। सुनना बढ़िया से, आज का क्लास भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैथ बहुत कम होगी लेकिन इसको समझना आज को बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आ जा, आया डू। सो सोर्स अपना, तो मैंने बोला था कि अपना सोर्स है, मान ले ये सोर्स अपना वेव इक्वेशन छोड़ेगा y इक्वल्स टू a1 sin ओमेगा t प्लस kx, ऐसे मैंने बोल दिया, ठीक है। और ये एक दूसरा पॉइंट है, ये पॉइंट p मान ले ये यहाँ से x1 दूरी पे है, तो ये पॉइंट जो है, ये पार्टिकल जो है, ये ऐसे ही जंप करेगा या वेव ऐसे ही जंप, तो जाहिर सी बात है अगर ये ऐसे ही जंप करेगा तो इसका फेज क्या लिखा जाएगा? पहले तो पता है इसका इक्वेशन क्या लिखा जाएगा? ऐसे जंप इक्वेशन y इक्वल लिखा जाएगा a1 sin ओमेगा t प्लस kx1, ऐसे लिखा जाएगा ना। तो ध्यान से देख, तो इसका फेज क्या है? इसका फेज तो यही है ना, थीटा वाला, ओमेगा t प्लस kx1। फिर मैंने बोला था, अरे इतना दूर मत मान, इतना बड़ा कोट मिल जाएगा, अपना इसी को मान ले यहाँ, ठीक है। तो ये अपना इधर फेज पार्टिकल ऐसे जंप करेगा। तो मैंने तुझे ये बोला था, गुड इवनिंग, मैंने बोला था कि ये x1 दूरी पे है। अरे सोच, अगर यहाँ पे अगर x1 दूरी पे हुआ तो इसका इक्वेशन क्या लिखा जाएगा? अरे इक्वेशन, इसका भी इक्वेशन वही लिखा जाना चाहिए ना, तो ओमेगा टी प्लस के एक्स वन, इसका भी फेज वही होगा। तो ऐसे कितने सारे जगह होंगे जहां पे सेम फेज होंगे। तो बहुत ध्यान से देख, तो तुम लोग ने आंसर दिया था वो सर्कल, लेकिन मैंने करेक्ट किया था वो सर्कल नहीं होगा, क्या होगा वो होगा स्फीयर। हालांकि मेरा 2D बोर्ड है ना, मैं कैसे बना दूं, तो वो एक स्फेरिकल शेप आएगा। नहीं, एक स्फीयर में मान लो बीच में एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है, तो चारों तरफ से वो वेव्स छोड़ रहा है, ठीक है। कोई भी x1 दूरी पे एक पार्टिकल का फेज कितना हो जाएगा? ओमेगा टी प्लस के x1। तो वैसे सेम फेज वाले कितने होंगे? वो पूरा का पूरा एक स्फीयर, फुटबॉल टाइप का इमेजिन कर लो ना, तो वो पूरा का पूरा स्फीयर में ही आपका आ जाएगा तेरा पूरा सेम फेज वाले सारे पार्टिकल्स। बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, खूब सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं, सबके सेम फेज होंगे, है ना। और वो जो लोकस, मेन कंसेप्ट यही था, वो जो लोकस, जिस लोकस में वो सारे के सारे पार्टिकल्स है ना, सब सेम फेज में होंगे, वो क्या होगा? स्फीयर होगा। सही बात है। तो उसको क्या बोल, इस टाइप का वेव फ्रंट को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या है? वेव फ्रंट इज नथिंग बट द लोकस ऑफ ऑल द n number of particles having the same phase. Wave front is nothing but the locus of all the n number of particles having the same phase. अरे है ना। तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट था। और वैसे कितने सारे वेव फ्रंट्स हो सकते हैं? अब सोच ले, वो तो पॉइंट सोर्स बीच में बैठा हुआ था ना, चारों तरफ से हम लोग लोकस माना, एक स्फीयर का लोकस माना। अब ये पॉइंट सोर्स बैठा रह सकता है इंफिनिटी पे, इनफाइनाइट सोर्स पे रहेगा। तो हम लोग का जो, अगर सोर्स पार्टिकल अपना इंफिनिटी पे रहेगा, सोर्स पार्टिकल कहाँ रहेगा? इंफिनिटी पे। तो अगर सोर्स पार्टिकल अपना इंफिनिटी पे रहेगा, तो हमारे पास जो वेव्स पहुंचेंगे वो कैसे पहुंचेंगे? वो लगभग लगभग पैरेलल पहुंचेंगे, है कि नहीं? अच्छा, पैरेलल पहुंचेंगे, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अगर पैरेलल पहुंचेंगे तो यहाँ पे वो वेव्स कैसे आएंगे, माने वेव फ्रंट्स कैसे बनाया जाएगा? सोच, कुछ इस तरह से, है कि नहीं? अगर बहुत ध्यान से सोचा जाए तो पता चलेगा, ये जो वेव्स आ रहे हैं ना, ये जो अपना ये जो अपना ये जो अपना सरफेस है, इस सरफेस पे जितने भी सारे पार्टिकल्स होंगे, अरे यहाँ पर n नंबर ऑफ वेव्स आ सकते हैं ना, तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इस सरफेस पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे सबके फेज सेम होंगे। हाँ, क्योंकि सबकी दूरियां सेम है। बोलो क्लियर है क्या? इन सबको क्या बोलते हैं? अरे इन सारे सरफेसेस को क्या बोलते हैं? प्लेनर वेव फ्रंट्स। अरे है कि नहीं है? प्लेनर वेव फ्रंट्स बोलते हैं इसे। बोलो क्लियर? अच्छा, प्लेनर वेव फ्रंट्स बोलते हैं, चलो समझ में आया। और क्या बोला था? हाँ, मान ले अगर लाइन सोर्स हो, कैसा सोर्स हो? ऐसे मैंने बोला था कि लाइन सोर्स, ठीक है। मैंने बोला कि लाइन सोर्स, अगर मान ले एक ऐसा लाइन सोर्स है, ठीक है, इस लाइन सोर्स से भी वेव्स निकल सकते हैं।
अरे चारों डायरेक्शन में निकलेंगे ना, इधर 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 इधर। नॉर्मली क्या होता है, एक सिलिंड्रिकल टाइप पैटर्न बनता है। कैसा पैटर्न? सिलिंड्रिकल टाइप पैटर्न। ऐसे सोच, यहाँ पे ये तो अपना है ही, ये इस तरह से है कि नहीं, इस तरह से, बोलो क्लियर, इस तरह से है कि नहीं, इस तरह से चारों तरफ से पूरा ऐसे ही करके निकलेगा। और ये मान ले x1 दूरी, अबे सिंपल सा बात है, ये तो होना ही है सेम फेस में। क्यों? क्योंकि बोलो रेडियस r है, तो अगर मैं इस सिलेंडर का 2 पाई आर एच को देखूं, किसको देखूं? इसका सरफेस एरिया को देखूं, तो क्या इस सेंटर लाइन से उस सरफेस एरिया का सभी तो रेडियस r डिस्टेंस है ना। हाँ कोई बात नहीं, चलेगा, क्लास क्लास पे ध्यान दे। बोलो क्लियर, सबके सब तो 8 दूरी पे है ना। अरे कहीं पे भी ले लो यार, यहाँ पे भी ये सब तो आर ही होंगे ना, 2 पाई आर एच। बोलो क्लियर, अरे है कि नहीं, बोलना पड़ेगा। सो इस तरह की बातें। तो इसको इन सब सारे वेवफ्रंट्स को क्या बोलते हैं? सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट्स। क्या बोलते हैं? सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट्स। ठीक, बोलो क्लियर। अरे यही बताना था। अच्छा, थोड़ा इंपॉर्टेंट बातों को सुन रहे, सबको ध्यान सुनना मेरी बातों को। पहले तुम लोग हमको ये बताओ, क्या तुम लोगों को तीनों वेवफ्रंट्स क्लियर है? यस और नो? क्या तुम लोगों को तीनों तरह के वेवफ्रंट्स क्लियर है? यस और नो बोलना पड़ेगा भाई, है ना। सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट्स, प्लेनर वेवफ्रंट्स और स्फेरिकल वेवफ्रंट्स। अब एक डिस्कशन सुन साक्षी, ऐसा है कि तुमने ये ध्यान दिया क्या, तुमने ये ध्यान दिया क्या, देखिए तुम लोग कितने लोग ध्यान दिए। मैं बोलता हूं कि ये मान ले अगर सोर्स पार्टिकल है अपना, इसका कुछ दूरी पे यहाँ पे मान ले x1 दूरी पे, तो मैंने यहाँ पे एक ऐसा क्या बना दिया, ये स्फेरिकल है अपना, स्फेरिकल वेवफ्रंट। मैं बोला कि यहां से ये x1 दूरी पे एक पार्टिकल था जिसका फेज एक था, कुछ फेज था। अच्छा सोच, अगर मैं बोलूं कि थोड़ा और दूरी पे चले जाओ, यहां से मान ले x2 दूरी पे, तो तुम्हें एक और पार्टिकल मिलेगा। तो वो इस पार्टिकल के साथ सेम फेज पे है या अलग फेज पे? अरे अलग फेज पे है भाई, क्योंकि उसका डिस्टेंस अलग है कि नहीं? तो मैं अगर पूछूं प्रतीक, ये यहां से तो इस पार्टिकल में x1 डिस्टेंस पे और ये x2 डिस्टेंस पे है, तो ये अलग फेज पे अलग फेज पे। तो ध्यान से सोच, तो मैं तेरे को अगर बोलूं कि जो रे थी, जो वेव थी, है ना, जो सोर्स से निकली यहां तक पहुंची, अरे यहां से यहां तक, अच्छा तो यहां पे भी एक पार्टिकल हो सकता है जो सेम फेज में होगा इसके साथ। तो मेरे को इतना बस जानना है कि जो जो रे यहां से यहां तक निकली, यहां से यहां तक पहुंचने में और यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम सेम है क्या? अरे टाइम सेम लगा क्या? यहां से यहां तक पहुंचने में रे को और यहां से यहां तक पहुंचने में दोनों का रे का टाइम सेम लगा। अच्छा, तो एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट पे अगर रे ट्रैवल करे, कौन ट्रैवल करे? रे। एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट पे रे अगर ट्रैवल करे, तो हर एक पार्टिकल के थ्रू कहीं से भी ट्रैवल करे, टाइम कांस्टेंट है या वेरिएबल? टाइम क्या होगा? टाइम कांस्टेंट होगा। अरे है कि नहीं, टाइम तो कांस्टेंट होगा। अच्छा, ये पॉइंट नंबर 1, ये दीज आर प्रिंसिपल्स, यू नो। एक्चुअली मैं तुझे टॉपिक नहीं बताया, मैं तुम लोग को यही पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं पता है? हाइजेंस प्रिंसिपल। नाम सुना है क्या? हाइजेंस प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट। हाइजेंस प्रिंसिपल यही सब है भाई, बस थोड़ा सा थियोरेटिकल पॉइंट है, अपने को याद रहना चाहिए। हाँ, हाइजेंस प्रिंसिपल। ओके, बड़े दिनों के बाद टाइम कांस्टेंट है। सो अपना हाइजेंस प्रिंसिपल का सबसे पहला पॉइंट क्या समझ में आया कि एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट में अगर कोई रे ट्रैवल करती है तो उसका टाइम कांस्टेंट है कि नहीं? हालांकि एक बात मैं बताऊं, क्या तुम्हें फील आया सर डिस्टेंस भी तो कांस्टेंट है? कौन सा डिस्टेंस चेंज हो रहा है? सब तो r2 - r1 का कंसेंट्रिक सर्कल का रेडियस है। बोलो डिस्टेंस चेंज हो रहा है या फिक्स्ड है? बोलो वेलोसिटी चेंज हो रहा है या फिक्स्ड है? अरे अगर ध्यान से देखो
तो क्या डिस्टेंस, अगर मान लो यहां से यहां तक ट्रेवल किया तो d1 v1 और t1, और ये d2 v2 t2 दोनों सेम ही है ना, सेम है या अलग है? अलग हो सकती है, अलग हो सकती है। क्यों बोल, तो तूने फटाक फटाक से इसलिए d1 d2 ये सेम बोल दिया, वो इसलिए ना। एक्चुअली देख मैटर क्या है जानता है, d1 d2 भले सेम हो जाए, t1 t2 भले सेम हो जाए, लेकिन v1 v2 सेम नहीं हो सकता है। देयर आर सम कंडीशन। कौन सी कंडीशन? नो आई वुड से इट करेक्टली, मैं बताना चाहूंगा टाइम इज कांस्टेंट, टाइम हमेशा सेम रहेगा, भले आपका d1 d2 और v1 v2 वेरी कर जाए। अरे मीडियम भाई, तुम लोग इसे कांस्टेंट इसलिए बोल दे रहे हो, d1 v1 t1 और d2 v2 t2 कांस्टेंट तुमको मानने में कोई दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग ये सेम मीडियम में पढ़ रहे है ना। अभी तक तो मीडियम घुसा ही नहीं प्रतीक। अब सोच, अगर ये खाली सोर्स था, ठीक है, ये एक एनवायरनमेंट है, कहीं पे डेंसर मीडियम है, कहीं पे रेयरर मीडियम है, कहीं पे डेंसर, कहीं पे रेयरर मीडियम है। अब बताओ क्या रे जो ट्रेवल करती है, अगर मीडियम चेंज होगा तो उसका वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा तो उसका लैम्डा भी चेंज होगा ना। ये डिस्टेंस एक तरह का लैम्डा भी सोच सकते हैं। बट क्या चीज हमेशा सेम रहती है? टाइम। टाइम इज ऑलवेज कांस्टेंट। उसका d1 v1 d2 v2 वेरी कर जाएगा, बट आप लोग निश्चिंत रहे, 99% तो छोड़ो, 100% आपके पूरा कोर्स में ही मीडियम वेरी करवा के हाइजेंस प्रिंसिपल है नहीं। तो आप लोग मान लेंगे कि d1 v1 t1 d2 v2 t2 कांस्टेंट है। हालांकि तुम लोग ये बात जान के रखो, सिर्फ क्या कांस्टेंट होता है? टाइम। ठीक है। और अगर तुम्हें लिखना भी है, हाइजेंस प्रिंसिपल में कई बुक्स में लिखे भी होते हैं कि डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम आर ऑलवेज कांस्टेंट इन अ मीडियम, इन अ मीडियम इस्तेमाल करना। बोलो क्लियर है? हाइजेंस प्रिंसिपल का एक पॉइंट क्लियर है क्या? दूसरा पॉइंट क्या क्या है? दूसरा पॉइंट, अरे दूसरा पॉइंट तो बहुत आसान है, अपने को एकदम 100% फील आता है क्या? द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अरे दुबे नहीं आया, दुबे नहीं आया। The direction of propagation of the sound wave, I mean sorry, the direction propagation of the ray is perpendicular to the wave front. ऐसा है क्या? The direction of propagation of wave is perpendicular to the wave front. हाँ, ऐसे तो क्या ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है कि नहीं? क्या यहाँ पे 90 डिग्रीज बन रहे है कि नहीं? यहाँ पे देखो, these are perpendicular to the wave front. अबे यहाँ पे टेंजेंट बना लो यार। The direction of propagation of wave is perpendicular to the wave front. समझ में आया क्या? अरे बोलना पड़ेगा भाई, है कि नहीं? ओके ठीक। अरे दुबे को नहीं देखता तो टेंशन में आ जाता हूँ, दुबे कैसे नहीं आया? खैर अच्छा, ये दूसरा पॉइंट तुमने क्लियर है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि द पार्टिकल्स, एक मिनट सुन, कहानी तो मैं थोड़ा बाद में बोलूंगा, पहले मैटर समझाता हूँ। वही अपना पॉइंट सोर्स, सुनना बढ़िया से, वही अपना पॉइंट सोर्स, वही अपना x1, ये कौन है? ये कौन है? पॉइंट सोर्स है कि नहीं? ये अपना पॉइंट सोर्स है, और ये x1 डिस्टेंस पे जो है ये कौन है? अरे ये भी तो पार्टिकल है। आप ऐसे रियलिटी में समझो कि होता क्या है, मालूम? होता ये है कि जो स्फीयर होता है ना, जो लोकस स्फेरिकल वेव फ्रंट, कि एक वेव फ्रंट में मान ले कितने सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, एक वेव फ्रंट में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो वो सारे पार्टिकल्स है ना, वो सब के सब एक एक पार्टिकल एक एक सोर्स का काम करता है। हाँ, यही बोला था हाइजेंस सर ने कि एक पार्टिकल को ले लो। अबे इस पार्टिकल को एनर्जी मिला कि नहीं मिला? इस पार्टिकल, अरे वेव मिला मतलब ये ऑक्सीलेट किया मतलब एम्पलीट्यूड आया मतलब इसको एनर्जी मिला ना, तो ये भी एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा। ऐसा बोला उन्होंने कि यहाँ पे एक सेम वेव फ्रंट में, आप एक सेम वेव फ्रंट में जितने भी पार्टिकल्स हैं, सब कोई एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस की तरह काम करता है। कैसे? अब ये पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल भी ऐसे ऐसे, बोलो क्लियर? ऐसे करके ये पार्टिकल्स भी मतलब वेव फ्रंट्स जनरेट करते। हालांकि वो बता लगा मैं आधा बनाया हूं, टेंशन मत, तो ये पूरा बनता है। पहले सोच रहा आधा वेव फ्रंट कैसे, अबे होता पूरा ही है, बट उसमें भी एक कहानी। वो क्या कहानी है? Every particles in a particular wave front
acts as a fresh source of disturbance. Every particle in a particular wavefront acts as a fresh source of disturbance, and they also produce wavefront. Okay, they also produce wavefront, but the energy propagation is not. I would like to say the energy propagation is not same everywhere. मतलब सेम मतलब कहने का मतलब ये कि जो ओरिजिनल पार्टिकल था ना, ओरिजिनल जो सोर्स था ना, वो सोर्स तो क्या है कि इक्वल एनर्जी चारों तरफ छोड़ा। तो मान ले x1 दूरी पे कुछ कुछ पार्टिकल्स के पास पहुंच गया, जो सारे पार्टिकल्स एक वेवफ्रंट पे थे। अब वो सारे पार्टिकल्स रेडी हो गए, हम लोग भी छोड़ेंगे, है कि नहीं? अब वो लोग जो छोड़ेंगे ना, वो लोग सेम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन क्या ये सेम छोड़ा था? हाँ, ये सेम छोड़ा था। ये मान ले 1 जूल करके 100 पार्टिकल्स को 100 जूल बांट दिया। ये साला अगर इसको 10 जूल बांटता है ना, तो ये सामने की ओर ज्यादा बांटेगा, पीछे की ओर कम बांटेगा। ऐसा रियलिटी में नेचर में ऐसा होता है कि ये सामने की ओर ज्यादा बांटते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स। अरे ऐसा क्यों है? तो लॉजिकली सिंपल समझ सकते हैं यार, ये सामने तरफ इसलिए ज्यादा बांटते हैं। अबे इक्वल ये बांटने लगे ना, तो जितना एनर्जी सामने आया था वापस पीछे चला जाएगा। तो फिर एनर्जी, बट हम लोग को क्या दिखता है? हम लोग को दिखता है ना कि वेव आगे बढ़ रहा है, वेव आगे बढ़ रहा है ना। स्फेरिकल वेवफ्रंट्स बन जाएगा सारा पार्टिकल्स का मतलब, अरे सुन, स्फेरिकल वेवफ्रंट कब बनता है? जब पॉइंट सोर्स होता है। प्लेनर वेवफ्रंट कब बनता है? जब पॉइंट सोर्स हो या कोई भी सोर्स हो, सारा सोर्स इंफिनिटी पे है। सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट कब बनता है? जब लाइन सोर्स है। अब तू मेरे को बता कि जो सोर्स था उसको मैंने पॉइंट सोर्स माना, अब वो कुछ x1 दूरी पे ट्रेवल किया तो एक पार्टिकल पे गया ना। अब वो पार्टिकल कैसा है? पॉइंट सोर्स। तो क्या बनाएगा? स्फेरिकल वेवफ्रंट बनाएगा। मेरा कहने का तो यही मतलब है कि जैसे जैसे वो पॉइंट सोर्स, मैंने वो पॉइंट सोर्स का x1 दूरी पे मैंने एक वेवफ्रंट माना। अब उस वेवफ्रंट के अंदर में मान ले 1 लाख पार्टिकल्स है, वो साला 1 लाख पार्टिकल्स तो पॉइंट सोर्स है, वो सब के सब स्फेरिकल वेवफ्रंट करना शुरू कर देंगे, यू 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 चारों तरफ से, यू 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 यू। अब ये जैसे मान ले, ये इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ऐसे एनर्जी वेव प्रोपगेशन होता है। अब मान ली ये पांच वो वेव फ्रंट बनाया, तो इसका पांचवा बनाते यहां से भी तो एक x2 दूरी पे गया, तो यहां पे भी तो पार्टिकल होगा। अब वो थर्ड टर्शियरी वेवलेट्स बनाएगा, ऐसे पूरा एकदम घिची हो जाएगा। सोच लो तुम कितना इमेजिन कर सकते हो। समझ में आया क्या? इस तरह से बनता है, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स तो बनाएगा ही बनाएगा स्फेरिकल वेवफ्रंट। बोलो क्लियर है क्या? ये बोला हाइजेंसन ने। हाइजेंसन यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट बात, एक तो ये कि जो द सेकेंडरी वेवलेट्स, द पार्टिकल्स इन अ पर्टिकुलर वेव फ्रंट acts as a fresh source of disturbance, and they are known as secondary wavelets. And the energy distribution is more in the direction of the propagation of wave, and the energy distribution is more along the direction of propagation of wave. सही बात है। अबे एनर्जी को ज्यादा सामने की ओर अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, स्क्रीन ब्लैक, ये क्या था? अबे एनर्जी को अगर सामने की ओर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेगा तभी तो वेव प्रोपगेट होगा ना, वरना अगर सेकेंडरी वेवलेट्स अगर इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करने लगे तो सोर्स पे वापस एनर्जी चला जाएगा। लेकिन ऐसा होता है क्या? हम लोग देखते हैं कि एनर्जी सामने जाता है, एंड रियलिटी में अगर हम लोग देखें तो ये जो बल्ब है, मान ली ये बल्ब है, इससे जो एनर्जी मेरे पास, आप सोच, ये अच्छा आइडिया दिखा मेरे को, ये जो बल्ब है, अब तुम्हें समझ में आएगा कि हम लोग का पूरा रूम क्यों ग्लो करता है। हम लोग का पूरा रूम क्यों ग्लो करता है? क्योंकि वहां से जो एक एनर्जी निकला वो एक वेव फ्रंट बनाया होगा वो बल्ब के आसपास। अब उस वेव फ्रंट में तो बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, एयर पार्टिकल्स, वो सब के सब को एनर्जी मिला और वो सब के सब ऐसे सेकेंडरी, टर्शियरी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8 वेवलेट्स बनाने लगे। अब सोच, पूरा रूम में किसी को पता चलेगा? फुल रूम ग्लो करना है। बोलो क्लियर? और एक बात, एनर्जी ज्यादा हम लोग की तरफ आया है क्योंकि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। क्या तीनों पॉइंट क्लियर है? पहला पॉइंट, एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट में वेव को जाने में वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस ऑल आर सेम इन अ मीडियम। दूसरा पॉइंट, द एनर्जी, द वेव प्रोपगेशन इज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट।
है कि नहीं? तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है कि इन अ पर्टिकुलर वेव फ्रंट द पार्टिकल्स और इन अ सेम फेज acts as a fresh source of disturbance and they are called secondary wavelets and the energy is distributed along the direction of propagation of wave. बोलो क्लियर है क्या? हाइजेंस प्रिंसिपल का तीनों पॉइंट क्लियर है क्या? यस और नो? दुबे, ये तीनों पॉइंट थे हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं कहानी पे। अच्छा, मैं तेरे को एक सवाल पूछता हूँ, आया सुनना, कौन आंसर देता है देखते हैं। ऐसे मान ले अपना वही N1, यहाँ पे अपना N2, N1 N2 मतलब तुम लोग समझ गए है ना, मीडियम। अब मैं बोला ये दो वेव फ्रंट है, अरे डरो नहीं, मैंने बोला ये रे नहीं है, मैंने बोला ये दो वेव फ्रंट है ना, ये वेव फ्रंट है और ये वेव फ्रंट पैरेलल वेव फ्रंट्स है। जो हमारा ये जो एक्सिस है ना, ये मीडियम का जो डिवाइड करता हुआ N1 N2 का एक्सिस है, इसके साथ 45 डिग्री एंगल बना। कितना? 45 डिग्री एंगल बना। ठीक है, ये वेव फ्रंट्स है, वेव नहीं है। अब तुम्हें बोला गया, तुम्हें बोलना है कि जब ये मतलब ये तो वेव फ्रंट्स है, तो रे तो कहीं से जाएगी, ठीक है, तो रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे आएगी तो उस समय ये जो वेव फ्रंट्स है इनके बीच में एंगल कितना होगा? ऑप्शन है ये मान ले 48 डिग्री ले लें, या फिर ऐसे ऐसे ले लें, ग्रेटर देन 45, लेस देन 45, 45 है कि नहीं? और क्या लेंगे? एक और ऑप्शन क्या उठा ले, बोल लोग बोल। हाँ, पैरेलल, या फिर एक और ऑप्शन ले लेती, बोलो कैसे जाएगी? अच्छा सवाल है, जेई का सवाल है, ठीक है, ये वेव फ्रंट के ऊपर। नन, बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा आंसर, यही तुम समझ रहे हो सब्जेक्ट को, बहुत शानदार आंसर है। खैर आजा देख। अच्छा मेरे को एक बात बता, बढ़िया सुनना, मेरे को एक बात बताना। अच्छा वो आंसर नहीं दिया, ऑप्शन सजेस्ट कर रहा था, मैंने 5 ऑप्शन दे दिया, अब आंसर दे, है ना? आंसर दो, क्या बोलते हो? देख मैं बता रहा हूँ, सुने ध्यान से। अच्छा तुम लोग में से कितने लोगों को लगता है कि वेव फ्रंट वाला कंसेप्ट क्लियर है? सोच मैं बोला ये क्या है, ये प्लेनर वेव फ्रंट्स है ना, अग्री करते हो कि नहीं बताना, ये तो प्लेनर वेव फ्रंट्स है। अच्छा इतना तो कंफर्म है ना कि सर इसके ऊपर रेज आएंगी तो ऐसे परपेंडिकुलर नहीं आएंगी 90? अरे क्योंकि अपने को वेव फ्रंट का प्रॉपर्टी पता होता है ना भाई, वो वेव फ्रंट्स जो होते हैं वो रेज जो होती है वो वेव फ्रंट्स के ऊपर परपेंडिकुलर जाते हैं। अच्छा ये समझ आया, तो अगर ऐसी बात है तो ये ऐसे करके जाएगी। अच्छा यहाँ पे अगर N1 ग्रेटर देन N2 जो कि अपना स्टैंडर्ड होता है, सॉरी N1 इज लेस देन N2, ऐसे मान ले कि ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम, तो तुम्हें समझ में आता है ना, ये रेस जो ऐसे आएगी तो ये अपना नॉर्मल, जो नॉर्मल है कि नहीं? अच्छा तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा या टुवर्ड्स द नॉर्मल? ये टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा, तो क्या ऐसे बेंड होगी ये एंगल? अबे ये 45 है तो ये 45, तो ये भी 45, ये तो 48 से कम हुआ ना, तो सोच अगर ये थोड़ा टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, अब वापस इसके ऊपर वेव फ्रंट्स बना डाल, ऐसे ही बनाएगा ना परपेंडिकुलर वाले वेव फ्रंट। देख अब ये अगर 90 में बनाएगा तो फिर यहाँ पे अगर वही पैरेलल के साथ अगर तू दो लाइन बनाता है तो तुझे क्या दिखेगा? ये थीटा जो होगा ये 45 से ज्यादा होगा या कम? ये कम होगा ना 45 से। बोलो क्लियर? अरे है कि नहीं है? समझ आएगा सबको? थीटा जो है 45 से कम ही होगा, क्यों? क्योंकि रेयर से डेंसर मीडियम में मूव करेगा। समझ आया क्या? ओके अच्छा सोच, अब तुझे समझ आएगा कि ये जो YDC का सेटअप है ना, सुनना बढ़िया से,
लास्ट डे जो बोल रहा था, ये जो वाईडीएसी का सेटअप है ना, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे, प्लीज कहानी सुनना यार, मतलब ये कहानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग हाउ द कोहेरेंट सोर्सेज वाज क्रिएटेड बाय यंग्स। और मेरा वो फेवरेट साइंटिस्ट क्यूब है, बंदा बहुत ही प्रो लेवल, ठीक। खैर, तो वो ये हाइजेंस प्रिंसिपल उन्होंने पढ़ा कि हाँ भाई वेव फ्रंट्स होते हैं, इतना मेरे को पता चला कि एक पॉइंट सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस होता है, तो वेव फ्रंट जो होता है ना वो सेम दूरी पे सेम फेज पे रहते हैं। और उनको क्या बनाना था, उनको तो कोहेरेंट सोर्सेज बनाना था। अरे याद है ना हम लोग पढ़े थे कि ऐसा अपना जो वाईडीएसी का सेटअप होता है, ऐसे ऐसे जो वाईडीएसी का अपना सेटअप होता है, यहाँ से यहाँ तक ये जो सोर्सेज दिए जाते हैं S1P S2P, तुमने इतना सारा मैथ बनाया ना, यहाँ से S1P माइनस S2P डेल्टा फेज डिफरेंस। तो ये जो सोर्सेज लिए गए थे, ये कैसे सोर्सेज लिए गए थे, कोहेरेंट सोर्सेज, यस और नो। अब मेरे को एक बात बता, उनके दिमाग में एक ही बात चल रहा है, साला हम लोग को पता है कि कोहेरेंट सोर्स बात का मतलब क्या होता है, फेज सेम। क्या होता है, फेज सेम। अब तुम ये सोचो ना कि अगर हम लोग कोई भी मार्केट से बल्ब उठा, ऐसे मान ले अगर हम लोग कोई भी मार्केट से बल्ब उठा लेते हैं, या फिर कोई भी बल्ब हम लोग घर पे लगाते हैं, ये दोनों बल्ब क्या इनका बीच में फेज सेम है, कंपनी सेम रखो, मतलब वॉट पावर वो सब सेम रखो, एकदम सेम कंपनी के डिट्टो बल्ब, फिर भी इन पे जो फेज है ना वो फेज सेम नहीं होगा। क्यों नहीं वो फेज सेम होगा? तुम एक्चुअली होता क्या है ना, फेज सेम करना इतना आसान बात नहीं है, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जोक कि हम लोग एकदम सेम फेज वाले कोहेरेंट सोर्सेस अच्छा, खैर, तो सेम फेज में हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? तुम लोग ने थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर तो पढ़ा होगा। कई लोग सोचते सर अब नहीं नहीं नहीं, मैं थोड़ा ही बताऊंगा। अरे मेरे को खुद नहीं पता ज्यादा यार, मेरे को जितना पता है मैं तुम्हें उतना ही बताऊंगा। एक्चुअली होता क्या है, तुम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में वो तो पढ़ा है ना कि जैसे मान ले, अच्छा मैं अगर थोड़ा सा बताऊं, ये बल्ब के अंदर क्या होता है तुम्हें मालूम है? बल्ब के अंदर गैस होती है ना दुबे, बल्ब के अंदर तो गैस होती है। और तुम्हें पता है ना कि ये बल्ब ग्लो कैसे करते हैं? तुमने वो थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि एनर्जी लेवल्स होते हैं, है ना, बल्ब के अंदर जो, अरे यार सुनो, बल्ब के अंदर में क्या होती है ना, रियलिटी में गैस होती है। क्या होती है? गैस। अभी होता क्या है, जब बल्ब में एनर्जी मिलता है ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है, तो वो जो बल्ब के अंदर में जो गैस पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं एनर्जी लेने के बाद। और तुमने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में वो एक्साइटेड स्टेट पे चले जाते हैं, एनर्जी लेवल्स 1 2 3 4 5 6। और तुमने सुना होगा कि एक हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में अगर ड्रॉप करते हैं तो क्या वो लोग एनर्जी छोड़ते हैं। और वो एनर्जी छोड़ते हैं जो, अभी क्या ऐसा भी हो सकता है रैंडमनेस कि सिक्स एनर्जी स्टेट से एकदम सेकंड पे गिरा, कि अबे हर कोई सेम गिरेगा ऐसा कोई जरूरी है क्या? ऐसा भी हो सकता है कोई एक गैस पार्टिकल सिक्स से लेके थर्ड पे गिरा, सिक्स से लेके सेकंड पे गिरा, फोर्थ से लेके फिफ्थ पे गिरा, सिक्स से लेके वन फर्स्ट एनर्जी स्टेट पे गिरा, ऐसा हो सकता है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, बहुत सारे गैस पार्टिकल्स होते हैं अंदर, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल से वो लोग कूद के नीचे आएंगे। तो क्या डिफरेंट एनर्जी छोड़ेंगे? तो मतलब क्या डिफरेंट वेवलेंथ छोड़ेंगे? अब सोच साला, अगर सेम बल्ब भी खरीद के लाए ना, तो वो लोग के अंदर में जो गैस पार्टिकल्स है वो एनर्मस अमाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी छोड़ रहे हैं, डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट से ऊपर से नीचे आगे कूदने पे। तो वो लोग डिफरेंट एनर्जी छोड़ रहे हैं, डिफरेंट वेव छोड़ रहे हैं और डिफरेंट एम्पलीट्यूड। अब उसे कैसे कोहेरेंट बनाए? तुम्हें समझ आना चाहिए कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि अगर सेम बल्ब भी हो तो भी उसका कोहेरेंट सोर्सेज नहीं मानेंगे। को मेकिंग कोहेरेंट सोर्स इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक। तो ये प्रॉब्लम था उनके साथ। अच्छा, सेपरेट एनर्जी लेवल से कूद के आ जाते हैं और अलग अलग एनर्जी छोड़ देते हैं। तो वो तो हम लोग बोल नहीं सकते ना कोहेरेंट सोर्सेज है, क्योंकि कोहेरेंट सोर्सेज का तो ओमेगा सेम होता है, फेज सेम होता है। फिर उन्होंने अक्ल क्या लगाया, सुनना बढ़िया से। फिर उन्होंने क्या अक्ल लगाया कि ओ अच्छा ये करना है, तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे एक ऐसा सोर्स पार्टिकल लिया। क्योंकि हाइडन सर ने बताया था कि एक सोर्स पार्टिकल अगर मान ले कुछ x1 दूरी पे हो, तो क्या ये सबके सब का वेव इन इस एक वेव फ्रंट में, ये बात तो तय है, इस एक वेव फ्रंट में सबका फेज सेम होगा, यस और नो? ओ, तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि ऐसे ऐसे वेव फ्रंट्स बन रहे हैं, ऐसे ऐसे क्या बन रहे हैं, वेव फ्रंट्स। उन्होंने क्या किया, बहुत दूर पे एक सोर्स पार्टिकल रखा और कुछ दूर तक यहाँ पे आया ना, जैसे यहाँ पे आया उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक कार्डबोर्ड रख दिया, कार्डबोर्ड। और एक्चुअली ये छोटा सा स्लिट्स बना दिया।
होल्स टाइप करके, बाद में बताऊंगा मैं तुम्हें स्लिट्स क्या होता है। अब सोच, अब यहां से अगर ये छोटा सा पैसेज कर दे, छोटा सा स्लिट्स में, अब सोच कि यहां से तो वेव्स निकलेंगे। अब बता ये वेव्स जो है, क्या ये वेव्स सेम फेज पे है? ये वेव्स तो सेम फेज पे है, क्योंकि ये तो सेम ही कोहेरेंट, सेम वेव फ्रंट के ऊपर है। ये वेव फ्रंट तो वो है जो कभी बना ही नहीं, ये उन्होंने तो पहले ही रोक दिया ना। तो ये दोनों फेजेस हो गए S1 और S2। बोलो क्लियर है क्या? ऐसे क्रिएट किया उन्होंने कोहेरेंट सोर्सेस, जिनका फेज हमेशा सेम होगा। बोलो होगा कि नहीं? उसके बाद तो तुम्हें पूरा सेटअप मालूम है। अब एक्चुअली इसके बाद का पिक्चर मैं पहले पढ़ा चुका हूं, ठीक है? ये मैं फील कराने के लिए थोड़ा लास्ट पे पढ़ा है। बोलो समझ में आया उन्होंने कैसे क्रिएट किया कोहेरेंट सोर्स को? पहले उन्होंने खुद से यहाँ पे एक सोर्स रख दिया, उसके बाद उन्होंने अरे बता रहे हैं, उन्होंने उसके बाद यहाँ पे वेव फ्रंट्स चालू कर दिए। अब सारे वेव फ्रंट्स तो हाइजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जाते हैं, तो सारे वेव फ्रंट्स तो सेम फेज में होंगे। यहाँ पे उन्होंने कार्डबोर्ड रख दिया जो जहां पे दोनों स्लिट क्रिएट कर दिया। अब बोलो वो एक ही वेव फ्रंट के दायरे में आते हैं ना, तो फिर ये दोनों तो सेम फेज पे होंगे। बोलो समझ आया क्या? अरे आया क्या समझ में? दिस इज हाउ यंग्स जो थे वो प्रूव किए अपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, नाम ही है YDAC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आज तुम्हें समझ आया डबल स्लिट क्यों बोला जाता है? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने प्रूव किया कि जो लाइट है ना वो वेव है, क्योंकि वो बेसिकली एक लाइट पार्टिकल भेजे थे, ठीक है? यहां से उन्होंने सॉरी लाइट वेव भेजे थे, उन्होंने प्रूव किया कि लाइट जो है ना वो वेव है। बोलो समझ आया क्या? अच्छा, तो ये अपना सेटअप था YDAC का। उसके बाद तो इन्होंने इसके ऊपर तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए गए। YDAC को बहुत कॉम्प्लेक्स लेवल पे लेके जाया गया। हम लोग उतना कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम लोग बस 2-3 को इसका स्ट्रक्चरल सेटअप पढ़ेंगे जो अपने एग्जाम में आता है, उतना ही हम लोग पढ़ेंगे। बोलो क्लियर? अच्छा, कभी कभी अच्छा तुम लोगों से मैं एक बात पूछूं, तुम लोगों से एक बात पूछता हूँ, सुनना बढ़िया से। अच्छा एक बात बताओ, एक ऐसे प्लेनर वेव फ्रंट रख दिया मैंने, सुनना बढ़िया से, एक प्लेनर वेव फ्रंट रख दिया है ना, प्लेनर वेव फ्रंट रखा हूं मैं, याद रखियो, वेव फ्रंट रखा हूं मैं, प्लेनर वेव फ्रंट रखा हूं, ठीक है? और मान ले इधर से रे आ रही, तुम्हें पता है कि रे ऐसी आएगी परपेंडिकुलर, अरे ऐसी आएगी ना। अच्छा, ये रे ऐसे आ रही थी अचानक मैंने यहां पे एक कन्वेक्स लेंस रख दिया। क्या रख दिया? कन्वेक्स लेंस। तो तुम्हें बताना है कि ये जो प्लेनर वेव फ्रंट्स कन्वेक्स लेंस के सामने रखा है, तो इसके चलते ये रेज जब कन्वेक्स लेंस के उस पार चली जाएगी तो कैसी वेव फ्रंट्स बनाएगी? ये रेज कन्वेक्स लेंस के उस पार चली जाएगी तो कैसी वेव फ्रंट्स बनाएगी? बताना पड़ेगा, है कि नहीं? यही सब क्वेश्चन पूछ लेते हैं, थोड़ा सा इधर उधर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और क्या। यहाँ पे दो प्लेनर वेव फ्रंट्स रख दो, मैं जस्ट डिस्कशन कर रहा हूं। कैसी बनाएगी? अरे स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगी भाई, इधर देख, क्योंकि अपने को पता है ना कि प्लेनर वेव फ्रंट्स कब बनते हैं? जब सोर्स कहां होता है? इंफिनिटी पे, और ये कन्वेक्स लेंस है, तुमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स तो पढ़ा हुआ है। सोर्स इंफिनिटी पे है, मतलब क्या ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है? ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, तो रेज यहां से जाएगा तो किधर बनेगा? अबे फोकस पे बनेगा ना। तुम लोग भी गजब, ये इंफिनिटी से आता है तो फोकस से जाता है ना, सोच ऐसे, यहां से फोकस से जाएगा, तो फोकस से जाएगा, हाँ फोकस से जाएगा, कन्वर्स क्यों बोला स्फेरिकल वेव फ्रंट को, फोकस से अगर जाएगा तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां पे बनेगा? फोकस पे। अगर इमेज फोकस पे बनेगा तो कैसा इमेज बनेगा? पॉइंट इमेज। और अगर पॉइंट इमेज बनेगा तो स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसा बनेगा? स्फेरिकल। बोलो क्लियर? इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बोलो समझ आ रहा है क्या? ओके, फिर एक बार बोल दिया कि एक मिरर रख दिया। क्या रख दिया? मिरर के सामने दो पैरेलल वेव फ्रंट्स रख दिए, सुनना बढ़िया से, मिरर के सामने दो पैरेलल वेव फ्रंट्स रख दिया अपना प्रिंसिपल एक्सिस। तो तुम्हें बोला कि इमेज जो बनेगा वो इमेज कैसा बनाएगा?
बस सेम। और क्या, ये तो पैरेलल अपना चला जाएगा परपेंडिकुलर होते हुए। तो सोच अपना मिरर है, तो पैरेलल होके आएगा तो क्या फोकस से जाएगा ऐसे? अरे ऐसे ही जाएगा ना। हाँ ऐसे ही तो जाएगा। बोलो क्लियर। तो यहाँ पे इमेज बनाएगा, वो इमेज कैसा बनेगा? वो इमेज कैसा बनेगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट। बोलो क्लियर है क्या? तो इस तरह का सवाल थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं। ठीक, बोलो समझ आया क्या? ओके, ये अपना वाईडीसी का सेटअप था। और वाईडीसी का जो प्रूफ है वो सब तुम लोग पहले ही कर चुके हो। वाईडीसी का प्रूफ वो याद है ना, मैक्सिमम मिनिमम सेटल मैक्सिमम, है ना? ओके ठीक। तो दो तीन क्वेश्चंस और भी कैसे पूछते हैं मैं बता रहा हूँ, सुनो। दो तीन क्वेश्चंस और भी कैसे पूछते हैं, एक दो डायग्राम बनाऊंगा ना तो तुम्हें वाईडीसी का और भी थोड़ा सा पिक्चर क्लियर होगा। क्योंकि एक बात तो तय है, सुन लो, ये बहुत बढ़िया बात है। वेव ऑप्टिक्स, ये जो नाम है वेव ऑप्टिक्स, इसका मतलब ही है वाईडीसी। 80% सवाल कोई भी एंट्रेंस हो, वेव ऑप्टिक्स से पूछा मैंने वाईडीसी से पूछा। अब इसको एकदम 100% पे जाके क्लैरिटी करना पड़ेगा। स्लिट्स बोलता था ना, S1 S2 वो क्या बोलता था? स्लिट्स बोलता था ना। स्लिट्स मतलब एक्चुअली हम हमेशा जब भी एक फोटो बनाते हैं तो तुम लोग देखे होंगे ऐसे बना देता है सर, ऐसे ऐसे बना देते ना। और यहाँ पे बोलते हैं अपने तो स्क्रीन है कि नहीं, और फिर यहाँ पे अपना एक स्ट्रेट लाइन रख देते हैं। बहुत सारा फंडे होते हैं। ये अपना एक स्ट्रेट लाइन रख देते हैं यहाँ पे और बोलते हैं कि यहाँ से एक ब्रेक गया, ये अपना S1P, और यहाँ से गया ये अपना S2P, है ना? ये P पॉइंट है। हम लोग कैसे बोलते हैं कि अपना पाथ डिफरेंस कैसे निकालना होता है? S2P माइनस S1P, ऐसे निकाल देते ना पाथ डिफरेंस। याद होगा तुम लोगों को। अब वो सब न्यूमेरिकल में दोबारा नहीं कराऊंगा, है कि नहीं? है कि नहीं? सो S2P अपना S1P, इस तरह से। एक्चुअली में कैसा सेटअप होता है ये पता है? स्लिट्स किसको बोलते हैं? ये स्लिट्स किसको बोलते हैं पता है? ये ऐसे 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 काटे जाते हैं एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट, ट्यूबलाइट्स जैसे। सुनना बढ़िया से, ऐसे एकदम स्ट्रेट काटे जाते हैं। ऐसे थोड़ा सा उसका एक 3D व्यू दिखाऊं? थोड़ा सा एक 3D व्यू देखना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखो प्लीज। इसलिए मैं थोड़ा सा इस जगह पे टाइम पास कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इसे टाइम पास होना जरूरी है। अच्छा, तो एक्चुअली होता क्या है, वो जो बोला था ना मैंने कार्डबोर्ड रखा था हाइजेंस सर ने, वो कार्डबोर्ड एक्चुअली कैसे रखा था? उन्होंने ऐसा एक सेटअप लिया, है कि नहीं? उन्होंने ऐसा एक सेटअप लिया और ये एक बड़ा कार्डबोर्ड यहाँ पे, ये स्क्रीन है, आप ऐसा समझो कि ये स्क्रीन है ना? और इसको उन्होंने स्लिट जिसको बोलते हैं ना, इसको उन्होंने ऐसे ऐसे बहुत बहुत ऐसे ऐसे उन्होंने स्क्रीन को तोड़ दिया, ऐसे काटा। ये स्लिट्स था। एक्चुअली इसका 2D सेटअप बनाता हूं मैं ताकि तुम्हें तुम्हें समझ में नहीं आता है नॉर्मली। यहाँ पे और यहाँ पे, और ये एक सेंटर लाइन होता है। ये जो स्लिट्स होते हैं ना, ये एक्चुअली में ऐसे होते हैं। ये उसका 2D सेटअप है, ये सिर्फ 3D सेटअप है। तो अब सोच तू ही अपना, ये अपना जो 3D लाइन होता है तो वो यहाँ से भी चला जाएगा। तो वो यहाँ से लाइन तो कैसे जाएगा? तो लाइन तो ऐसे जाएगा, ऐसे। अब सोच वो लाइन पे ऐसे जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है क्या थोड़ा बहुत? अच्छा, अब यहां से वो जो कोहेरेंट सोर्सेस थे, तो यहाँ पे सोर्स पार्टिकल कुछ ऐसा रखा हुआ था। ओरिजिनल सेटअप बता दे रहा हूं मैं, ये नॉर्मली कॉलेजेस में बताते हैं। इतना तुम लोग का इतना तो छोड़ो, इसका तो 10% भी तुम्हारे बुक में नहीं लिखा होगा। एक्चुअली उन्होंने सेटअप तो कैसे किया था, ये उन्होंने वो स्लिट किया था। अब वो कोहेरेंट सोर्सेस के लिए उसको भी कैसे जनरेट किया था देखना। कभी कभी मैं ऐसा लाइन बना देता हूँ, ये ऐसे 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 स्ट्रेट लाइन, जो रे आया और रे आके यहाँ पे ऐसे S1 S2 में स्प्लिट कर दिया। अब सोच ये जो दोनों पैरेलल लाइन बनाता हूं ना, ये पैरेलल लाइन भी वो कैसे लाए थे? उन्होंने क्या किया, एक्चुअली पॉइंट सोर्स था ना, पॉइंट सोर्स था। तो उन्होंने क्या किया ना,
यहां पे उन्होंने एक कन्वेक्स लेंस लगा दिया। उन्होंने पहले एक कन्वेक्स लेंस लगाया, कन्वेक्स लेंस के उस तरफ उन्होंने एक पॉइंट सोर्स रखा। अब बोल, और वो कन्वेक्स लेंस का जो फोकस है ना, उस फोकस के ऊपर उन्होंने रख दिया था वो पॉइंट सोर्स को। अब बोल, वहां से जो स्फेरिकल वेवफ्रंट्स निकलेंगे तो रेज कैसे आएंगी? पैरेलल। बोलो समझ में आ रहा है? वो पैरेलल रेज अगर जाते हैं तो ये स्लिट से गुजर जाते हैं। तो खैर इतना आपको नहीं जानना है, मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि जो 2D सेटअप मैं बनाता हूं उसका 3D पैटर्न यही है। देखें, तो ये बनाने का मेरा मकसद ये है कि तुम्हारे पास एक सवाल है। ये जो सेटअप है YDAC का, इसमें जो ब्राइट डार्क फ्रिंज बनता है ना, तुम्हें समझ तो है ना कि ब्राइट डार्क क्या बोल रहे हैं? बताता हूँ एक बार और। अरे वही अपना छोटा स्क्रीन बड़ा स्क्रीन दो जगह तोड़ दिया, बीच से लाइन पार कर दिया। बोलो ये S1 ये S2, तुम्हें समझ में आता है क्या? लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा सब मैक्सिमम होता है, और मिनिमम होता है λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2। कई लोग सोच रहे हैं हाँ अब आया ना सर ट्रैक पे, यही सब बोला करिए, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। अबे वो सब मैक्सिमम मिनिमम है ना, तो जहां जहां मैक्सिमम होता है बोला था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर ब्राइट फ्रिंज, और जहां जहां मिनिमम होता है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर डार्क फ्रिंज बोला था, याद है? और जहां पे ब्राइट फ्रिंज होता है वो इंटेंसिटी होता है 4i। अगर S1 S2 को सेम इंटेंसिटी का ले लो, 4i और 0, 4i 0, याद है बीच में एक कोई न्यूमेरिकल कराया था 2i 3i, कहां होगा बोलो? तो मतलब क्या कभी कभी मतलब पहले यहाँ पे ये सेंट्रल मैक्सिमम बोला था ना CM, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमम बोला था, ये 0 है, ये 0 भी एक लैम्डा होता है, मतलब ब्राइट फ्रिंज होता है ना, ये 0 फिर यहाँ पे लैम्डा, फिर 2 लैम्डा 3 लैम्डा, और क्या बोला था 0 से लैम्डा के बीच में कितना दूरी होता है? लैम्डा d/d, क्या वही बोला था फ्रिंज विड्थ? तुम्हें याद है ना ये सब बातें? हाँ, वो सब बातें दोबारा करेंगे, ठीक है? तो तुमसे पूछा गया कि वो जो ब्राइट डार्क जो मैक्सिमम मिनिमम का जो पैटर्न बनेगा वो यहाँ पे कैसा डायग्राम बनेगा। तो मैं तुम लोगों को पूछ नहीं रहा हूं, मैं समझ गया, एक्चुअली तुम लोगों को पूछूंगा नहीं, क्योंकि 3 ही केस है जो डिस्कस कर, जैसे वेव फ्रंट डिस्कस किया ना, वैसे 3 ही केसेस है जिसपे हम लोग ये डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव के लिए जान के रखो। पता है कैसे कैसे आता है, मतलब कैसे अगर यहां से स्लिट से लाइट गिरेगी तो यहाँ पे कुछ ऐसे, देखना था ऐसे, समझ आ रहा है तुमको? ऐसे ब्राइट डार्क पैचेज आते हैं, और ये जो सेंटर वाला लाइन है ना, ये सेंट्रल मैक्सिमम वाला लाइन है। मेरा डायग्राम में अगर थोड़ा सा एरर हो तो थोड़ा माफ कर देना। ये मैं ये बताना चाहता हूँ, यहाँ से लाइट्स आ रहे हैं, और लाइट्स आके पहले जो ये होता है वो 0 बांधते थे ना, 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। सो जहां जहां पे ब्राइट फ्रिंज है वहां पे मैक्सिमम जनरेट हुआ है, और ये जो सेंटर मैक्सिमम है इसके बाद का पहला जो मैक्सिमम जनरेट होता है ये लैम्डा पे। अरे तुम लोग को समझ तो आ रहा है ना? थोड़ा सा रिस्पॉन्स दे दो अगर समझ आ रहा है तो। ये सेंट्रल मैक्सिमम, इसको हम लोग CM भी लिख सकते हैं। सेंट्रल मैक्सिमम के ऊपर में पहला ब्राइट फ्रिंज आता है, उसके बाद ये हल्के हल्के, याद है? और इसी का इंटेंसिटी होता है 4i, फिर यहाँ पे बीच में 0, फिर 0 यहाँ पे, फिर 4i यहाँ पे, ये 0 फिर 4i। बोलो क्लियर है क्या? इसी का फेज हम लोग पढ़े थे। अच्छा, तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपसे सवाल कैसे पूछा जाएगा? आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्लिट लिया गया था, अगर हम लोग स्लिट लेते हैं तो फ्रिंज का पैटर्न कैसे आता है? आपको आंसर देना है स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन पे आता है। बोलो क्लियर है क्या? कई लोग सोच रहे सर इसमें बोलने का क्या है, स्ट्रेट लाइन ही तो होगा। नहीं, अगर आप स्लिट्स के फॉर्मेशन को चेंज करोगे तो आपका करेस्पॉन्डिंग यहाँ पे फ्रिंज पैटर्न्स चेंज होंगे, और ये फ्रिंज पैटर्न्स के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। जेई ने 2 बार पूछ चुका है। लेट मी टेल यू वन थिंग, जब मैं जेई बोलता हूं तो उसे IIT समझा करो, जेई मेंस नहीं।
ठीक है, जेई ने 2 बार पूछा है ये फ्रिंज पैटर्न। हालांकि सब्जेक्टिव पैटर्न में थोड़ा और पूछा जाता है, लेकिन मैंने तुमसे इजी वाला पार्ट पूछा क्योंकि ये अक्सर मेन से पूछ देगा एक एक थियोरेटिकल क्वेश्चन के ऊपर कि फ्रिंज। जैसे मैं एक और बता, पिन होल याद है? पिन होल अगर मान ले सेम पैटर्न, सुनना बढ़िया से, अगर सेम पैटर्न मान ले कैसे बोले, फिर से बना लेते हैं। अच्छा ठीक है, ये बहुत ही अंडरस्टैंडेबल एरिया है, इसे समझना पड़ता है। ये ऐसे सोच तो, एक बार सुनना बढ़िया से। मैं बोलूं कि अगर यहाँ पे पिन होल्स बना दे, पिन होल मतलब पिन का होल, तुम्हें समझ आ रहा है क्या? यहाँ पे दो पिन होल टाइप स्लिट्स बना दे, ऐसे और ऐसे। अगर पिन होल से लाइट पास कराया जाए तो ये स्क्रीन पे कैसा पैटर्न बनेगा? चलो देखो, तुम लोग से पूछते हैं। ऑप्शन सर्कुलर, सर्कल, और क्या क्या होता है चैप्टर का नाम? हाँ, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, इलिप्स, बोलो देखें, हाइपरबोला। बताओ 5 ऑप्शन कैसे बनेगा? अगर वहां पे पिन होल्स रख दिए जाए तो कैसा बनेगा? बोलो देखे, बोलना पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन, अच्छा। देखिए और ऑप्शंस, और बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? अच्छा 5 ऑप्शन ज्यादा हो गया क्या? एक आध को घटा दे। स्ट्रेट लाइन, अच्छा स्ट्रेट लाइन पे डाउट, साक्षी गोयनका। और बस, अरे जवाब दो यार, थोड़ा सा कुछ भी फील है तो। अच्छा इलिप्स, ओहो शाबाश। हाँ सर्कल तो बहुत ही ऑब्वियस है, सर्कल तो बहुत सारी इजी है। सारा राक्षस ऐसे थोड़ी पूछा होगा, कुछ तो बात होगा, इसलिए इलिप्स लग तो रहा है। सर्कल हाँ, सब कोई वही है ऐसे। मतलब तुम लोगों को 100% फील ही नहीं आया कि ये फोटो तो तुम समझे हो, लेकिन इस फोटो का कारण नहीं समझे। अच्छा सुनना बढ़िया से, मतलब मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ कि मैं कैसे समझाऊं तुम लोगों को। बहुत ही मतलब ये सुन, देख इधर, शायद मैं थोड़ा सा फील कर रहा हूँ तुम्हें। ये जो पेंसिल्स है ना, ये जो पेंसिल्स है ना, इसे स्लिट समझो। स्लिट क्या समझो इसे? स्लिट समझो। मैं, तुम लोग मेरे को देख पा रहे हो, मैं स्क्रीन पे ना ऐसे दो लिया, सुनना बढ़िया से प्लीज, रिक्वेस्ट है। इधर मैंने ऐसे दो लिया, और तुम लोग अपना जो स्क्रीन, जिस स्क्रीन में, मोबाइल में, लैपटॉप में, जहां पे देख रहे हो, उसी को तुम लोग आउटपुट समझो। ठीक है? तो ये दोनों स्लिट है ऐसे वर्टिकली। अब सोच, मैंने इस लाइन से मैं ये दोनों पेंसिल या जो पेन भी है, जो स्लिट्स है, इन दोनों स्लिट से लाइट पास करवा। ठीक है? अब बता, अगर मतलब इस स्लिट्स को देख रहा है, तुम्हें S1P और S2P दिख रहा है, P कहां दिखा तुम्हें? तुम खुद सोच लो P हो, क्योंकि P पॉइंट तो वही जाएगा तुम्हारे स्क्रीन पे। अब सोच, सेंट्रल मैक्सिमम दिखा तुझे, तू ध्यान से देख, तो मेरा मुंह है सेंट्रल मैक्सिमम का लाइन। S1P ऊपर, S2P नीचे, बोलो क्लियर है क्या? मेरा मुंह से जाएगा सेंट्रल मैक्सिमम, है ना, यहां से एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। अब सोच, क्योंकि वहीं पे पाथ डिफरेंस 0 होता है क्या, डेल्टा पी? अरे वही तो करते थे ना बीच में, S1P माइनस S2P 0, भूल गया सब मैथमेटिक्स, वही सबसे सेंट्रल मैक्सिमम पे पाथ डिफरेंस 0 होता है। अब सोच कि P, पहला P कहां पे आएगा? अरे लैम्डा पे। लैम्डा कौन है? फर्स्ट मैक्सिमम। वो कैसे आता है सर? वो आता है S1P माइनस S2P करने पे, है कि नहीं? अब सोच, मैं तेरे को बोला ये स्लिट्स, और रे कहां से आ रहा पता है? इस स्लिट से सीधा आ रहा। अब बोल, मैं अगर ऐसे बोला, ऐसे, मेरा मुंह को सोचना रे का डायरेक्शन, ऐसे 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 ऐसे, अगर रेज ऐसे ऐसे जाते रहे स्लिट से, तो क्या तुम्हें लग रहा है कि स्क्रीन पे ये काला धब्बा तो आएगा? अरे आएगा ना, वरना अब तुम ही सोचो ना, कार्डबोर्ड पे अगर छोटा सा रहेगा और सीधा सीधा पार हो जाएगा तो 2-3 रे ही आएंगे, इतने सारे रे क्यों आएंगे? एक्चुअली होता क्या है, आप एक टॉर्च लाइट सोचो, रेक्टेंगुलर स्लिट पे आप एक टॉर्च लाइट सोचो। जब टॉर्च लाइट को ऊपर नीचे ऐसे 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 करते हो, तो ऊपर में भी ऐसे ऐसे, ये इसका जो पैटर्न जो दीवार पे जाएगा, वो लंबा वाला लाइट का, वो भी ऊपर नीचे जाएगा। 2000
ऑल्टरनेटिव डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। बोलो समझ में आया? अब तू सोच, इसको अगर तू ऐसे 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 कैसे भी कर, स्ट्रेट लाइन छोड़ के कुछ और बनेगा, कुछ भी और बनेगा। टॉर्च कैसे भी हो सकता है, लेफ्ट राइट में ही अच्छा समझ आएगा, ऊपर नीचे तो सर ये फील आ ही जाता है। अरे भाई तू सही पॉइंट पकड़ा है, लेफ्ट राइट में ही तो बढ़िया समझ आएगा। ऐसे टू इधर आया, मतलब ये स्ट्रेट लाइन कार्डबोर्ड में थोड़ा और बड़ा बन गया, है कि नहीं? अगर इधर टू तो कार्डबोर्ड में इधर बड़ा बन गया, तो मतलब आप बात है कि ऐसे 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 करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन भी कार्डबोर्ड में बड़ा आउटपुट आएगा। अब एक चुप रहो ना, सुनो जो बोल रहा हूं। और अगर ऐसे ऊपर नीचे करोगे तो इतने सारे लाइंस आएंगे। बोलो क्लियर यहां तक? अरे समझ आया क्या क्या बोला? अगर मान ले ये लाइंस ऐसे, हाँ वही बोल रहा हूं, अगर ऐसे पकड़ा रहेगा इधर उधर जाएगा तो अपना जो आउटपुट स्क्रीन है वहां पे लंबा लाइन आएगा, ऊपर नीचे जाएगा तो बहुत सारा लाइन आएगा। अभी यही तो बोल रहा हूं, समझ आया क्या? अच्छा, अब ये क्यों बोला, उसका आंसर छुपा है यहां पे, पिन होल पे। साला ये इस डिस्कशन का जरूरत स्ट्रेट लाइन पे नहीं था, बुक्स पे स्ट्रेट लाइन तक ही होता है, उसके आगे नहीं पढ़ाते। इधर देख पिन होल पे रहेगा तो, अब तू सोच, सुनना प्लीज बोर्ड में सोच, पिन होल है तो यहां से अपना ये सेंटर मैक्सिमम, यहां से अपना ये आया और यहां से ये आया। बोलो क्लियर? अच्छा, तो अपना S1P अपना S2P है कि नहीं? तो यहां पे तो अपना बार डिफरेंस 0, ठीक। अच्छा तू मेरे को एक बात बता, सुनना बढ़िया से। अब पिन होल है, अब क्या है? पिन होल। तुम्हारा पहला पी पॉइंट पे पहला मैक्सिमम कितने पे आता है? कितने पे आता है? लैम्डा पे। अच्छा, और वो कितना ऊपर होता है? कितना ऊपर होता है रे? सर लैम्डा डी बाई डी। अरे यस और नो, कितना ऊपर होता है? लैम्डा डी बाई डी। फिर से तुम लोग का स्क्रीन आउटपुट स्क्रीन है, ये मेरा दो पिन होल्स, ये मेरा दो पिन होल्स, समझो इसे। अच्छा मैं एक काम करता हूं, इसे ले लेता हूं, दो कलरफुल चॉक्स ले लूं, ये दो पिन होल्स है। बोलो क्लियर? अच्छा, अब एक बात बता, तुझे दिख रहा होगा सेंटर मैक्सिमम, दिखा कि नहीं दिखा? एकदम मिड पॉइंट पे, यहां पे एकदम मिड पॉइंट पे यहां पे सेंटर मैक्सिमम दिख रहा है। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा अगर मैं तुझसे पूछूं कि बोल पहला मैक्सिमम कहां दिखेगा? सर लैम्डा पे, लैम्डा डी बाई डी ऊपर। बोलो क्लियर? लैम्डा डी बाई डी ऊपर, मतलब लगभग लगभग सर यहां पे, लगभग थोड़ा ऊपर, जहां पे सेंटर मैक्सिमम सोच रहे हो उससे थोड़ा ऊपर सोचो ना। लेकिन एक मिनट, यहां पे बात खत्म नहीं होती है, बात ये है। अच्छा सोच, वहां पे तो तुझे एक पॉइंट दिखा ना, अगर मैं तुझे पूरा का पूरा लाइन स्केच करने बोलूं तो अगर मैं ऐसे करूं, सुनना बढ़िया से, अगर मैं ऐसे करूं, मतलब लाइट को मैं, टॉर्च को मैं इधर ले जाऊं, तो तुम्हें नहीं लगता है कि यहां से जो जाएगा क्या डी चेंज हो जाएगा? पहले बता डी कौन है यहां पे? डी है कौन? डी कौन है यहां पे? डी है सर ये स्लिट से कार्डबोर्ड की दूरी, स्लिट से कार्डबोर्ड की दूरी एकदम लेंथ टू लेंथ, लेंथ टू लेंथ डी है। अब अगर तुम उन स्लिट्स के पीछे टॉर्च को थोड़ा इधर उधर उस तरफ तुम इधर हिलाते हो तो तुम्हें नहीं लगता है वो जो ये जो डी है ना सर, ये जो डी है ना, ये डी खुल के बाहर आ जाएगा, ऐसे ऐसे हवा में डी आएगा, अरे थोड़ा बाहर आ जाएगा ना। अब अगर सोचिए डी थोड़ा बाहर आ जाएगा, लेकिन स्क्रीन तो अपना फ्लैट है, डी अगर बाहर आ जाएगा ना तो ये डी पुराने वाले डी से बड़ा होगा कि छोटा? बस इतना बता दे, ये जो डी अगर लाइट को उधर फेंको तो ये जो डी आएगा ये पुराने वाले डी से बड़ा होगा कि छोटा? बस इतना आंसर दे दे मेरे को। कई लोग का सर पे पंछी उड़ गया, पता नहीं क्या पूछ रहा है। क्या तुम्हें समझ आ रहा है जो बोल रहा हूं? ये डी पुराने वाले डी से बड़ा होगा या छोटा? अरे भाई ये देख, ये स्क्रीन फ्लैट स्क्रीन है, ये स्क्रीन कैसा स्क्रीन है? ये फ्लैट स्क्रीन है। हाँ ये स्क्रीन, ये पुराने वाले डी से बड़ा होगा ना भाई। हाँ क्योंकि सर वो तो एकदम 3D में बाहर निकल के आया है, क्योंकि आप अगर इस लाइन को पकड़ो, इस लाइन से ऐसे, इस लाइन से बाहर निकल के आएगा तो वो उस डी से बड़ा होगा ना। अब सोच, अगर उस डी से बड़ा होगा, कैसा होगा? अगर उस डी से बड़ा होगा ना तो मैक्सिमम पॉइंट, सुने ध्यान से सुने, मैक्सिमम पॉइंट
मैक्सिमम पॉइंट लैम्डा डी बाई डी पे आता है। तो फॉर्मूला देख, अबे लैम्डा डी बाई डी, इधर देख, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। लैम्डा तो फिक्स है अपना, सर आप जो वेवलेंथ भेज रहे हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट, नॉर्मली उसी पे बातचीत करते हैं, सर आप जो वेवलेंथ भेज रहे हैं वो तो फिक्स है। अबे टॉर्च को इधर उधर घुमा तो लैम्डा थोड़ी चेंज होता है, लैम्डा नहीं चेंज होगा। सर स्मॉल डी तो फिक्स है कि नहीं? सर स्मॉल डी इसलिए फिक्स है क्योंकि स्लिट का डिस्टेंस तो फिक्स रखा है आपने, आपने लिया, आपको पता है। लेकिन ये जो डी है, ये बड़ा डी है, ये बड़ा डी चेंज होगा कि बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। अब सोच, अगर ये बड़ा डी बढ़ेगा, बड़ा डी अगर बढ़ेगा तो क्या फर्स्ट मैक्सिमम का वैल्यू भी बढ़ेगा? चाहे वो आप टॉर्च को इधर ले आओ या टॉर्च को उधर ले जाओ, दोनों केस में बढ़ेगा। क्योंकि अगर टॉर्च को इधर लाते हो तो उधर डी बढ़ेगा, अगर उधर ले जाते हो तो इधर डी बढ़ेगा। अरे बढ़ेगा कि नहीं? तो दोनों केस में फर्स्ट मैक्सिमम आने का पोजीशन बढ़ जाएगा। और क्या ये समय के साथ बढ़ते रहेगा? आप जितना एंगल बनाते रहो उतना क्या फर्स्ट मैक्सिमम बड़ा होते रहेगा? नेट रिजल्ट, सर इतना जान के फायदा क्या हुआ? इतना जान के फायदा यही हुआ कि ये जो लाइन है ना, इस लाइन पे ये अपना सेंट्रल मैक्सिमम का लाइन, तो अपना फ्रिंजेस कैसे आएंगे? ऐसे, बोल क्लियर? ऐसे आएंगे, हाइपरबोलिक आएंगे। ये देख, इस जगह पे तेरा लैम्डा डी बाई डी, लेकिन कार्डबोर्ड का इस जगह पे लेंथ ज्यादा है, इस जगह पे और ज्यादा है, इस जगह पे और ज्यादा है, क्योंकि उधर एंगल बढ़ रहा है। बोलो क्लियर है क्या? इट विल बी हाइपरबोलिक। साला ये तो सोचा ही नहीं था। कई लोग टेंशन में आ गए, साला पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। अरे समझ आया क्या? हाइपरबोलिक फ्रिंजेस बनेंगे। बता दे, एल इतना बता दे। सर आप ही करिए। S1 S2 हॉरिजॉन्टल पे रखा हुआ है, S1 S2 ठीक है, S1 S2 हॉरिजॉन्टल पे रखा है। अरे यार पढ़ो ना, क्या दिक्कत है? S1 S2 हॉरिजॉन्टल पे रखा हुआ है, ठीक है। आपको बताना है स्क्रीन पे जो आपको ऑब्टेन होगा वो कर्व पैटर्न कैसा पैटर्न ऑब्टेन होगा स्क्रीन पे, बताइए। S1 S2 हॉरिजॉन्टल पे रखा हुआ है, ठीक है। मैं ज्यादा दबाव नहीं दे रहा हूं, मैं तो बस बोल दे रहा हूं आंसर, तुम लोग तो खाली बस समझ जाओ, तुम लोग समझ जाओ वही बहुत है, ठीक है। सबको पता है ना सेंट्रल मैक्सिमम यहाँ पे तो 0 होगा। बोलो यस और नो? अच्छा, तो ये P पॉइंट यहाँ पे वही अपना पुराना, ये अपना S1P, ये अपना S2P। बोलो क्लियर? अच्छा, तो और ये जो P पॉइंट है, ये P लेंथ ऊपर आपको मैक्सिमम मिला। अब तुम लोग मेरे को ये बताओ कि मैं इस P पॉइंट का लोकस कैसे बनाऊं, मैं इस P पॉइंट का लोकस को कैसे बनाऊं कि ये जो S2P माइनस S1P का जो माइनस है, जो कि डेल्टा एक्स है, जो कि पाथ डिफरेंस है, वो हमेशा कांस्टेंट रहे। मैं इस P पॉइंट को इस कार्डबोर्ड में कैसे घुमाऊं जो हमेशा कांस्टेंट रहे? अगर तुम ध्यान दोगे तो तुम्हें पता चलेगा, बढ़िया से देखना, अगर तुम ध्यान दोगे तो तुम्हें पता चलेगा सर्कुलर बनेंगे नहीं, एक दूसरा पॉइंट पे ये दूसरा सर्कुलर पैटर्न है। बोलो क्लियर है क्या? ऐसे ऐसे सर्कुलर पैटर्न्स आएंगे, सोच ऐसे करके, अब ये ऐसे 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 घुमाते रहेंगे। यही वो लोकस है जहां पे S2P माइनस S1P एकदम कांस्टेंट है। बोलो है कि नहीं है? दिस विल प्रोड्यूस सर्कुलर फ्रिंजेस। आपके सिलेबस में 3 ही कंसेप्ट है, एक हाइपरबोलिक, एक सर्कुलर और एक अपना स्ट्रेट लाइन। इसके ऊपर क्वेश्चन यही सब पूछते हैं। अरे एक और क्वेश्चन पूछा था एक बार, एक 3 नंबर का सब्जेक्टिव था, वो मेरे को याद नहीं आ रहा है। अच्छा हाँ, एक मिनट, एक ऐसे सोच ले, एक स्क्रीन है, क्या है इधर देखना,
ऐसे सोच ले, एक स्क्रीन है, आउटपुट बोलना, कौन बताएगा? रश्मि, रश्मि बता। एक ऐसा स्क्रीन है, कुछ दूरी पे यहाँ पे एक मैंने सोर्स रख दिया, ठीक है, सोर्स, बढ़िया सुनना, एक सोर्स रख दिया मैंने यहाँ पे। अब सोर्स जो है वो चारों तरफ से अपना वेव छोड़ेगा, है कि नहीं? और ये सोर्स का कुछ दूर पे यहाँ पे जाके मैंने एक प्लेन मिरर रख दिया, मैंने एक प्लेन मिरर रख दिया, प्लेन मिरर। तो बताओ यहाँ पे फ्रिंज पैटर्न्स कैसे बनेंगे? एक ही सोर्स है, दो सोर्स नहीं है, एक सोर्स रख दिया, एक प्लेन मिरर रख दिया, फ्रिंज पैटर्न्स कैसे बनेंगे? ऑप्शन वही, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन। बताओ देखें। बोलो, देखे कौन बताएगा कैसा होगा? कई लोग सन्नाटे में चले गए, सर आप ही बता दीजिए, इतना बता रहे थे। अरे सिंपल है भाई, सिंपल है, एक दो आंसर तो दे दो। पता नहीं कई लोग क्या सोच रहे हैं। एक दो आंसर, सिमरन दे दे आंसर। फ्रिंज पैटर्न कैसा बनेगा? ऑप्शन वही भाई, ऑप्शन वही। अब एक कम से कम ऑप्शन वही बोल रहा हूँ, उस डायरेक्शन में तो सोचो, आधे तो डर के बैठ गए, साला राक्षस पता नहीं कुछ और ही बोलेगा, इस बार ना पैराबोला निकाल दे। अरे भाई ये सोर्स है, अगर ये सोर्स है तो ये चारों तरफ एनर्जी फेंकेगा, मतलब वेव फेंकेगा, मतलब रे फेंकेगा। सोच, अगर ये प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर, अगर ये प्लेन मिरर है तो तुम्हें नहीं लगता इसका इमेज यहाँ पे बनेगा? अरे इधर इमेज बनेगा ना, प्लेन मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। अब सोच, ये तो वही बात हो गई। अबे अभी तो कुछ देर पहले बोला, ये अपना स्क्रीन हॉराइजॉन्टल पोजीशन पे दो, इमेज भी एक टाइप का, अरे इमेज भी एक टाइप का सोर्स हो जाएगा ना, S1 S2, है कि नहीं? तो इमेज और ये तो कैसी बनेगी? सर्कुलर फ्रिंजेस। अरे है कि नहीं है? सर्कुलर फ्रिंजेस बनेगी ऊपर। बोलो क्लियर? हाँ एकदम सही है, सर्कुलर फ्रिंजेस ही बनेगी, S1 S2। किसी को इस बात का डाउट नहीं हुआ कि सर ये जो इमेज है क्या ये कोहेरेंट होंगी? साला अगर कोहेरेंट हुआ ही नहीं तो दो को स्लिट S1 S2 लेके क्या करोगे? सर ये ऐसा फ्रिंज पैटर्न आएगा ही नहीं, ये इमेज कोहेरेंट होगी भाई। ये एक मस्त तरीका है कोहेरेंट सोर्सेस को जनरेट करने का। हालांकि यंग सर ने जो किया था वो बहुत सही है, ठीक है, ये भी एक तरीका होता है। क्योंकि आप सोचो, इस सोर्स में जो पार्टिकल्स अप डाउन कर रहे हैं, जो एनर्जी स्टेट एनर्जी शेल समझाया था, एकदम उसी का डुप्लीकेट कॉपी है ना भाई, ये तो रिफ्लेक्शन है। यहाँ पे जैसे जैसे जंप होगी यहाँ पे वैसे ही जंप होगी, तो हुई ना कोहेरेंट सोर्सेस। बोलो क्लियर? रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी इज अगेन अ मस्त तरीका टू फाइंड आउट कोहेरेंट सोर्सेस, डेवलपिंग कोहेरेंट सोर्सेस। बोलो क्लियर? सर्कुलर पैटर्न। अच्छा, नॉर्मली हम लोग इतना देर जो बातचीत कर रहे हैं, सुनना बढ़िया से थोड़ा प्रतीक, नॉर्मली हम लोग जो इतना देर पढ़ रहे हैं, ये वेव आएगी, वो वेव आएगी, ये वेव जाएगी, ये सब कैसी वेव्स होती है? कैसी वेव्स होती है? व्हाइट लाइट होती है या मोनोक्रोमेटिक? व्हाइट लाइट होती है या मोनोक्रोमेटिक? एक्चुअली ये सारे के सारे, अरे लैम्डा लिख रहा था ना मैं, दोनों के बीच का दूरी ले लो, 3.2 लैम्डा, 4.8 लैम्डा, ये पर्टिकुलर एक वेवलेंथ लिख रहा हूं ना मैं। अगर मैं एक पर्टिकुलर वेवलेंथ लिख रहा हूं तो वो मोनोक्रोमेटिक लाइट है। कैसा लाइट है? मोनोक्रोमेटिक, है कि नहीं? व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी लाइट्स? देखो सब गलत आंसर दोगे। व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी लाइट्स? है कि नहीं? अब व्हाइट लाइट तो नहीं है, व्हाइट लाइट होगी तो एक फिक्स लैम्डा कैसे होगी? देखा आंसर गलत आ गया। अरे भाई व्हाइट लाइट में 7 लाइट्स नहीं होता है, वो तो 7 डिस्टिंक्ट पैटर्न्स होते हैं। अबे उसका मिक्सचर भी पॉसिबल है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कलर्स पॉसिबल है ना? बहुत लैम्डा होता है व्हाइट लाइट में। एक प्रैक्टिकली सोचो तो आप एक टॉर्च जलाओ, उसके अंदर तो बहुत लाइट पैटर्न्स है। हाँ डिस्टिंक्ट 7 है जो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, जो अपना काम का होता है। सब 7 आंसर। खैर यही तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, सही में यार, अभी भी 7 आ ही रहे नेट के हिसाब से। खैर, मोनोक्रोमेटिक लाइट, कैसा लाइट? मोनोक्रोमेटिक लाइट। हाँ
मोनोक्रोमेटिक लाइट जो हम लोग स्टडी करे थे। एक्चुअली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पढ़ाई धोखा दे दिया। अच्छा खैर, अच्छा मैं जो बोल रहा था, तो व्हाइट लाइट में एक्चुअली क्या होता है, वो है होता है पॉलीक्रोमेटिक लाइट। पॉलीक्रोमेटिक लाइट, अरे नाम में कुछ नहीं रखा, इट्स टर्मिनोलॉजी, तुम लोग समझ जाओ। पॉलीक्रोमेटिक लाइट्स, मैं ये इतना आगे बढ़ के ये डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका एक सेगमेंट आता है, इसका एक सेगमेंट आता है जिसमें वो लोग बताते हैं, मतलब कुछ टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछते हैं जहाँ पे बाइक्रोमेटिक लाइट्स भी होते हैं। बाइक्रोमेटिक लाइट मतलब, हाँ बाइक्रोमेटिक लाइट मतलब क्या होता है, मतलब दो वेवलेंथ वाला। अच्छा समझो, समझो प्रतीक, एक सवाल पूछा गया एक बार, वही अपना सेटअप, अब तुम लोग काफी समझ चुके हो इस सेटअप के बारे में, वही अपना सेटअप, आपको बोला गया कि यहां से एक वेव आ रही है, यहां से एक वेव आ रही है, ठीक है, एक ये एक बाइक्रोमेटिक वेव है। कैसा है, एक बाइक्रोमेटिक वेव। अरे नॉर्मली क्वेश्चंस में लिख देते हैं मोनोक्रोमेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ दिस मच लैम्डा, दिस मच लैम्डा पका देते हैं, ये एक बाइक्रोमेटिक वेव है। सुनना क्वेश्चन, क्वेश्चन सुनो, डरो नहीं। एक वेवलेंथ का लैम्डा दे दिया 4500 एंगस्ट्रॉम, आर्मस्ट्रॉन्ग, अरे नॉर्मली हम लोग होता है ना, हम लोग जो विजिबल स्पेक्ट्रम अपना होता है 3800 आर्मस्ट्रॉन्ग से 7600 आर्मस्ट्रॉन्ग, वही अपना एक 4500 आर्मस्ट्रॉन्ग दिया और एक लैम्डा दूसरा दे दिया 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई 2 बार पूछ चुकी है ऐसा सवाल, 2 टाइम्स, हाई प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने का। लैम्डा 1 लैम्डा 2 दो बाइक्रोमेटिक लाइट, हाँ ऊपर वाला लैम्डा 1 नीचे वाला, अबे गधे दोनों के अंदर लैम्डा 1 लैम्डा 2 मिला हुआ है। ठीक, ठीक है, तो अपना वो डी दे दिया, डी तुम्हें कैपिटल डी तुम्हें मालूम है 1 मीटर, स्मॉल डी तुम्हें मालूम है 1 मिलीमीटर। तुम्हें क्या पूछा गया, अच्छा तुम लोग से पहले ये बताओ, तुम लोग ये बताओ कि ये जो लैम्डा 1 ये लैम्डा 2, ठीक, दोनों का सेंट्रल मैक्सिमम क्या एक ही जगह बनेगा या अलग जगह बनेगा, पहले ये बता। वो जो लैम्डा 1 है उसका सेंट्रल मैक्सिमम और लैम्डा 2 के चलते जो सेंट्रल मैक्सिमम एक ही जगह बनेगा या अलग जगह बनेगा, बोलो। दोनों का सेंट्रल मैक्सिमम एक ही जगह बनेगा या अलग जगह बनेगा, सेम जगह। कैसे, दोनों अलग वेवलेंथ है, सेंट्रल मैक्सिमम सेम। करेक्ट आंसर दिया, इसे याद रखना, सेंट्रल मैक्सिमम हमेशा सेम जगह पे बनता है, सेंट्रल मैक्सिमम हमेशा सेम जगह पे बनता है, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ भाई इक्वल डिस्टेंस पे है ना, डेल्टा पाथ डिफरेंस तो 0 है, हाँ एक ही जगह पे बनेगा। चलो ये अपना सीएम हो गया, ठीक। तुम्हें क्या लगता है वो लैम्डा 1 के चलते जो पहला मैक्सिमम आएगा और इसके चलते जो पहला मैक्सिमम आएगा वो सेम जगह पे आएगा कि अलग जगह पे? अरे भाई साहब वो 4500 के चलते, हाँ मैं ही बोला, अरे ध्यान दे, 4500 के चलते जो पहला मैक्सिमम आएगा और 6000 के चलते जो पहला मैक्सिमम आएगा वो सेम जगह पे आएगा कि अलग जगह पे? वो अलग। तो तुम्हें सवाल क्या पूछा गया, तुमसे सवाल ये पूछा गया कि कितना नंबर, व्हाट इज द वाई मिनिमम, वाई मिनिमम मतलब सेंट्रल मैक्सिमम के कितना ऊपर जाके, कितना ऊपर जाके ऐसा होगा कि उसका और इसका मैक्सिमम कोइंसाइड हो गया, इसके द्वारा क्रिएट किया हो गया मैक्सिमम और उसके द्वारा क्रिएट किया गया मैक्सिमम कोइंसाइड हो जाए कोई एक जगह पे, वो वाई मिनिमम तो बताओ, वो वाई मिनिमम तो कितना है? क्वेश्चन देख के कई लोग लॉग आउट कर दिए कि अब हम लोग को और नहीं करना है ये सब, ठीक है। समझ आया क्या, उसके चलते जो मैक्सिमम और इसके चलते जो मैक्सिमम वो, अबे अच्छा बता, कभी ऐसा हो सकता है कि कोइंसाइड करे? हाँ कभी शायद हो सकता है ना, कभी हो जाएगा कि कर गया कोइंसाइड, अपने को क्या है। हाँ तो वो कहां किया है, कहां पे कोइंसाइड किया है, वो वाई मिनिमम बताओ। तो सोच कैसे बताते हैं, देख इधर, मैं माना कि जो लैम्डा 1 है ना इसका nth, अरे सुनो ध्यान से, इसका nth मैक्सिमम ऑफ लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूं mth मैक्सिमम ऑफ लैम्डा 2, बोलो क्लियर।
अरे इसका nth मैक्सिमम मुझे नहीं पता, nth मैक्सिमम उसका mth मैक्सिमम के साथ कोइंसाइड कर जाएगा। लिख सकते हैं क्या ऐसा? ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अगर इसका nth मैक्सिमम के साथ लिख सकते हैं तो क्या लिखा जाएगा? वो इसका n नंबर ऑफ मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? लिख दिया था n, अच्छा n लैम्डा 1 इंटू डी बाई डी इज इक्वल टू क्या? m लैम्डा 2 इंटू डी बाई डी। अरे ये दोनों ऐसा तो लिख सकता हूं ना, इसका n लैम्डा 1 इंटू डी बाई डी इज इक्वल टू इसका m लैम्डा 2 इंटू डी बाई डी। अरे बोलना तो पड़ेगा यार, थोड़ा रिस्पॉन्स दे। तो ये डी 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 कट गया, तो यहां से n इंटू लैम्डा कितना? 4500 इज इक्वल टू m इंटू 6000। अरे भाई मैं बाद में बता दूंगा टोटका, ध्यान से देख, अच्छा सवाल है। तो यहाँ 2 जीरो काट दे, यहाँ पे 15 से कटेगा तो इसका आएगा 3n इक्वल्स टू 4m। ये डेटा को देख, अच्छा इस डेटा को भी अच्छे से और मैं लिख देता हूँ 4m, यानी n बाई m इक्वल्स टू 4/3। अरे रेशियो प्रोपोर्शन किया ना बचपन में, इस डेटा को देख के तुझे अच्छे से समझ आएगा कि जो कि n वाला कौन है 4500, m वाला कौन है 6000। तो जाहिर सी बात है जब वो लोग कोइंसाइड कर जाएंगे, जब वो लोग कोइंसाइड कर जाएंगे तो ये वाला ज्यादा मैक्सिमम बना चुका होगा या ये वाला 4500 वाला ज्यादा मैक्सिमम बना चुका होगा। हाँ भेज दूंगा। तो ऐसा माना गया कि इसको पकड़ा, माने n का वैल्यू आएगा 4, n का वैल्यू 4 आएगा, m का वैल्यू 3 आएगा, माने फोर्थ मैक्सिमम लैम्डा का, लैम्डा 1 का, या थर्ड मैक्सिमम लैम्डा 2 का, दोनों एक ही जगह पे होगा। अब उसमें क्या है, अब निकाल लो, अब तो इसमें कुछ करना नहीं है ना, सवाल तो वैसे भी खत्म। क्या y मिनिमम निकालना है ना, तो 4 लिख दे, 4 इंटू 4500 मतलब 4500 -7 इंटू 1000, मिलीमीटर में ला रहा हूं आंसर, डिवाइडेड बाय इसमें क्या आएगा 1, मतलब यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 5 हट गया, 45 5 180, 180 इंटू 10⁻², मिलीमीटर, मतलब आएगा 1.8 मिलीमीटर। बोलो क्लियर है क्या? 1.8 मिलीमीटर, मतलब सेंट्रल मैक्सिमम से 1.8 मिलीमीटर ऊपर, सेंट्रल मैक्सिमम से 1.8 मिलीमीटर ऊपर आपको दोनों कोइंसाइड करता हुआ दिखेगा। क्या सवाल समझ में आया? क्या उतना भी डरावना था? एडवांस में पूछा गया है, एडवांस में पूछा गया। आपको 100% फील चाहिए तभी ये सब हो पाएगा। डरे नहीं प्लीज, बार बार बता रहा हूं, इतना भी कुछ खास बात नहीं है। अब इसका टोटका सुन, अब इसका टोटका सुन। अबे चालू मेथड क्या यार, 6 3 18 4.5 इंटू 4 18, ये तो ऐसे ही दिख जा रहा है कि वो वैल्यू कब सेम होगा। अबे 6 3 18 18,000, और इस मतलब 18 पे सेम हो जाएगा, और 4.5 और इंटू 4 18 पे सेम होगा। तो मतलब यहां से इसका 3 गुना कर दो ना, 3 लैम्डा डी बाई डी, इसका 3 लैम्डा डी बाई डी मारो, इसका 4 लैम्डा डी बाई डी मारो, बात बराबर है। डेटा देख के बता दे रहे। एक सवाल और पूछा गया था ऐसे, एक बार 2000 आर्मस्ट्रॉन्ग दे दिया, एक बार 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग। बोलो क्लियर? अबे 2000 और 4000 दिया है, कब कोइंसाइड होगा? 4000 में हो जाएगा, जब तक ये 4000 एक बार आएगा तब तो वो 2 बार होके आ जाएगा, सेकंड मैक्सिमम। क्लियर है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है ये सब, ठीक, बहुत समझ में आया मेरे को। चलो, डर तो नहीं लग रहा तुम लोगों को? वाईडीएससी का तरह तरह का सम्स बता रहा हूं मैं, इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। अच्छा, नॉर्मली व्हाइट लाइट का डिस्कशन नहीं किया जाता है ना, वाईडीएससी में व्हाइट लाइट का डिस्कशन नहीं किया जाता। आपको सवाल से चमक जाना चाहिए यार कि बाइक्रोमेटिक लाइट बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया तो बाइक्रोमेटिक लाइट 3 वाला वेवलेंथ का लाइट दे दिया ना तो पागल हो जाएगा, तो अपना मेंस में छोड़ दो, भूल जाओ कि मेंस में आने से रहा। ठीक है, बाइक्रोमेटिक ही बहुत ज्यादा हो गया, हालांकि ये थोड़ा सा मैथमेटिकल था इसलिए मैंने इसको टाला, क्योंकि ये एकलौता सवाल नहीं था, अब इसके ऊपर छेड़ा है, जेई ने इसके ऊपर छेड़ा है, मैंने उसका एक पार्ट निकाला जो पार्ट आपके काम का है ना, यहां तक पूछ देगा, ये अपना लेवल के बाहर हो जाएगा उसके बाद। खैर मैं पूछता हूं तुम्हें, सुनना बढ़िया से, मैं पूछता हूं तुम्हें, व्हाइट लाइट को लेकर तो हम लोग ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किया ना, हम लोग हमेशा एक वेवलेंथ ले लेते हैं,
वाईडीएसी में व्हाइट लाइट का इस्तेमाल नहीं होता है। चल व्हाइट लाइट फेंकते हैं, आजा व्हाइट लाइट फेंकते हैं, आजा। अरे सोच प्रतीक, अगर यहाँ पे हम लोग इसको व्हाइट लाइट को फेंके, यहाँ से फेंके मतलब यहाँ इधर से, अगर यहाँ से हम लोग व्हाइट लाइट फेंके, कैसा लाइट, अगर यहाँ से हम लोग व्हाइट लाइट फेंके, है कि नहीं, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि सेंटर, तुम्हें तो समझ में आया सेंटर मैक्सिमम यहाँ बनेगा, सेंटर मैक्सिमम। मेरे को इतना बताओ कि अगर हम लोग यहाँ से व्हाइट लाइट फेंकेंगे तो ऐसा कोई जगह है, ऐसा कोई जगह है जहां पे व्हाइट स्पॉट बनेगा, इसको ऐसा कोई जगह है जहां पे व्हाइट स्पॉट बनेगा, व्हाइट लाइट अंदर आएगा तो ऐसा कोई जगह है जहां पे व्हाइट स्पॉट बनेगा। कई लोग को अभी भी फील है सर हर जगह व्हाइट ही व्हाइट बनेगा, तो क्या है अंदर व्हाइट लाइट तो चल गया। ऐसा नहीं होता है, आपको कैसे समझना है, व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन नंबर ऑफ वेवलेंथ्स, है कि नहीं, और आपको फील होना चाहिए। अभी तो बाइक्रोमैटिक पढ़ा, तूने क्या समझा, बाइक्रोमैटिक पढ़ो, मोनोक्रोमैटिक पढ़ो या तीन वेवलेंथ वाला ले लो, यहां पे क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमम। अबे दो वेवलेंथ लेके भी काम करेंगे तो दोनों का सेंट्रल मैक्सिमम एक ही जगह पे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तीन वेवलेंथ लेके काम कर लो तो वो मैक्सिमम पहला दूसरा तीसरा मैक्सिमम चेंज होते जाएंगे अलग अलग कलर्स की वजह से, लेकिन सेंट्रल मैक्सिमम सबका। अब सोच, जो मैं सवाल पूछा बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने तुझसे क्या पूछा, मैंने तुझसे यही पूछा ना कि एक व्हाइट लाइट फेंको तो कहां पे व्हाइट स्पॉट आएगा, यहीं पे आएगा व्हाइट स्पॉट। अब मैं रियलिटी बताता हूं, जब वाईडीएसी का सेटअप करते हैं ना साइंटिस्ट लोग, तो उनके पास कोई पैरेलल लाइन नहीं होता है, उनके पास कोई पैरेलल लाइन नहीं होता है जिससे वो लोग पता करते हैं हाँ सेंट्रल मैक्सिमम वहां पे रखेंगे अपना, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, नहीं, वो भी एक्सपेरिमेंट से आता है। वो लोग क्या करते हैं, कार्डबोर्ड और स्लिट के सामने पहले व्हाइट लाइट फेंकते हैं, तो उन्हें वहां पे एक पैच दिखता है, व्हाइट व्हाइट पैच, वहां पे जाके मार्क कर देते हैं ये आया अपना सेंट्रल मैक्सिमम। अब उसके बाद आप कोई भी मोनोक्रोमैटिक फेंक, मतलब कोई भी एक वेवलेंथ फेंक रहे हो, तो वो अलग अपने में जो भी मैथमेटिक्स है, लेकिन एकलौता व्हाइट पैच वही आएगा जहां पे सबका सेंट्रल मैक्सिमम सेम आएगा, सब कलर्स के। तो वो कौन सा जगह है, सेंट्रल मैक्सिमम। तो दैट मीन्स throwing white light in YDAC is also a method to find out where is the center maximum in the cardboard। बोलो क्लियर है क्या, ये एक तरीका होता है सेंटर मैक्सिमम फाइंड आउट करने का। अब पूरा सवाल सुने, ये सवाल नहीं था, सवाल ये नहीं था, सवाल क्या था, सवाल ये था कि सेंटर मैक्सिमम तो ये है, तुमने फेंका व्हाइट लाइट, अब तुम लोग बताओगे वो कौन सा कलर का वेवलेंथ, वो कौन सा कलर होगा जिसका पहले मैक्सिमम आएगा। तुम लोग लिखो यहाँ पे चैट पे, कौन सा कलर का मैक्सिमम आप पहले देख पाओगे। अरे अकल लगा के बता सकते हो, ये भी कोई खास बात नहीं है, गोल गोल घुमाने खाली, यहाँ से यहाँ तक डी फिक्स है। मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या है, कितना ऊपर मैक्सिमम आएगा, फॉर्मूला क्या है, लैम्डा डी बाई डी, अरे यही है ना, अरे डरो नहीं, लैम्डा डी बाई डी है ना। अरे डी और डी तो फिक्स है भाई, दो स्लिट तेरा फिक्स है। अच्छा तो कितना दूरी पे तू रखा है वो तू जाने। अबे डी और डी तो फिक्स है, क्या चेंज हो रहा है, लैम्डा। अब तू हमको ये बता, जितना बड़ा लैम्डा उतना बड़ा वाई मिनिमम, माने उतना दूरी पे अपना पहला मैक्सिमम बनेगा जितना ज्यादा लैम्डा। अब तू बता किसका लैम्डा सबसे ज्यादा है ना, और कहीं नहीं आ सकता डोना, और कहीं नहीं आ सकता। अबे अभी तुम्हें फील हो जाएगा क्यों नहीं आ सकता। मेरे को पहले ये बता कि कौन सा कलर का सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, रेड। कौन सा कलर का सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, रेड का। अच्छा तो मतलब लैम्डा की जगह पे रेड का वैल्यू जो रख दोगे ना 650 नैनोमीटर, तो वो सबसे ऊपर रेड देगा। बोलो देगा कि नहीं देगा, सबसे नीचे कौन दे देगा, सबसे पहला मैक्सिमम किसका आ जाएगा, जिसका सबसे कम वेवलेंथ आता है, किसका आता है, वायलेट। वायलेट का सबसे कम आता है ना, हाँ तो पहला सबसे पहला मैक्सिमम किसका, वायलेट का। सबसे पहला मिनिमम किसका, अबे वो भी वायलेट का ही भाई, मैक्सिमम पहला वायलेट का आएगा तो मिनिमम भी वायलेट का ही पहला आएगा ना। ये बड़ा मैक्सिमम रेड का तो मिनिमम भी बड़ा, पता चला साला वो रेड का मिनिमम तो वायलेट का मैक्सिमम पार कर दिया। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट एक्चुअली इतना भी वेरिएशन नहीं होता है, ठीक है डेटाज में, बट आप समझो। बोलो समझ में आ रहा है क्या मैं जो बातचीत कर रहा हूँ, कि इसका जो पहला रेड आएगा वो रेड इतना ऊपर होगा और उसका वायलेट बहुत छोटा ऊपर पे ही आ जाएगा।
बोलो क्लियर है क्या? अब सुन डोना तेरा बात जो बोल रहा था कि और कहीं नहीं आ सकता, क्या नहीं आ सकता और कहीं भाई, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमम जो होता है ना, यहीं पे तो इक्वल स्लिट्स होते हैं, तो पाथ डिफरेंस जीरो। जैसे ही आप पी पॉइंट पे ऊपर उठ जाते हो तो बोलो S1P S2P कभी सेम होगा? कभी जीवन में सेम नहीं होगा। अबे S1P S2P हमेशा सेम एक ही जगह पे होता है, वो है यहाँ पे। S1P S2P जहाँ पे सेम होगा वहीं पे उसका पाथ डिफरेंस जीरो होगा, वहीं पे उसका सेंट्रल मैक्सिमम होगा, और सारा सबका सेंट्रल मैक्सिमम वही होगा, सारे कलर आके वहीं पे मिल जाएंगे, और सब कलर जहां मिल जाते हैं क्या बोलते हैं? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट ब्राइट पैच मिलेगा आपको सेंट्रल मैक्सिमम पे। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा उठ जाएंगे, तरह तरह का यहाँ पे रेनबो टाइप फील आएगा। कैसा फील आएगा? रेनबो टाइप। ये यहाँ पे आएगा वायलेट, वायलेट का पहला मैक्सिमम गिरा, फिर कलर 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 कलर, ये रेड का पहला मैक्सिमम गिरा। बोला समझ में आ रहा है क्या? ऐसे रेनबो टाइप फील आ जाएंगे पूरे कलर्स पे अगर व्हाइट लाइट फेंकोगे तो। क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है मेरा बात? ज्यादा टफ तो नहीं है, बस थोड़ा कंसेप्चुअल है, समझने की बात है, थोड़ा फील करोगे तो मजा आएगा। वाईडीएसी का सेटअप यही है। बोलो क्लियर है? अच्छा, কি প্রবলেম আছে বল, কি প্রবলেম আছে? প্রবলেম আছে তো फटाफट টাইপ কর, বুঝতে কিছু অসুবিধা হচ্ছে তো? बोलो समझ आ रहा है क्या? अच्छा एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमसे पूछा जाए, ऐसा सेटअप देके अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ व्हाइट लाइट फेंका गया, बताओ व्हाइट लाइट फेंका गया, तो सबसे पहला मिनिमम कौन सी कलर का आया? सुनना बढ़िया से, कॉपी में लिख के रख ले भाई, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, एक बार आ चुका है, बहुत लोग फंस चुके हैं। बताओ कि सबसे पहला मैक्सिमम कौन से कलर का? वायलेट। बताओ सबसे पहला मिनिमम कौन से कलर का? वायलेट। अगर ये सीबीएसई बोर्ड ऑब्जेक्टिव में और जेई मेंस अपने सवाल में पूछे कि बताओ कौन सा कलर पहले दिखेगा, अगर तुम्हें पूछे, क्या पूछे? अब बताओ कौन सा कलर पहले दिखेगा, आंसर है रेड। कई लोग अब लॉग आउट कर देंगे, साला कौन सा कलर पहले दिखेगा? रेड। अरे बात सुन, बात सुन, बात सुन, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बहुत ज्यादा। अगर आपसे सीबीएसई या जेई मेंस पूछे कि बताओ कौन सा कलर पहले दिखेगा, तो वो वायलेट है। अगर आपसे जेई एडवांस्ड पूछे या मल्टीपल ऑप्शन वाला, करेक्ट वाला ऑप्शन वाला क्वेश्चन, लाइक डब्ल्यूबीजेई का कोई क्वेश्चन में जहां पे मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो, अगर वहां पे कोई पूछ ले एडवांस का लेवल पे कि बताओ कौन सा कलर पहले दिखेगा, रेड। रेड पहले दिखेगा। मैं बता रहा हूं, रीजन सुन, रीजन सुन। एक्चुअली जब आपसे सीबीएसई या जेई मेंस पूछता है ना, तो उनका लेवल उतना नहीं होता है। वो लोग अगर आपसे पूछे कि बताओ कौन सा कलर पहले दिखेगा, दे वांट टू आस्क यू कि बताओ कौन सा मैक्सिमम पहले आएगा। हाँ तो सर वायलेट आएगा, तो वायलेट ही पहले दिखेगा, ये करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर, ठीक है। लेकिन अगर आपसे एडवांस पूछ लेना कि बताओ कौन सा कलर पहले दिखेगा, एक्चुअली आंसर ये है रेड। क्यों? क्योंकि पहला पहला मैक्सिमम किसका आएगा? वायलेट का। किसका आएगा? वायलेट का। पहला मिनिमम किसका आएगा? वायलेट का। लेकिन तू सोच ना, पहला मिनिमम वायलेट का मतलब मिनिमम दिखती है क्या? अरे मिनिमम तो ब्राइट ब्राइट फ्रिंज होता है ना, मिनिमम तो नहीं दिखता है, दिखता क्या है? सिर्फ मैक्सिमम। समझ आ रहा है क्या? तो ऐसा माना गया, ऐसा माना गया कि जहां पे ये जो व्हाइट स्पॉट आया था ना सारे कलर्स को लेके, यहाँ पे एक बड़ा सा व्हाइट पैच दिखा गया ना, व्हाइट पैच मतलब एकदम पूरा डार्क व्हाइट पैच, ये धीरे धीरे एक्चुअली हुआ क्या, ये धीरे धीरे धुंधला होता गया, और धुंधला होते होते काला हो गया, और काला होने के ऊपर कुछ दूर बाद ये काला धुंधला होकर काला होने के बाद कुछ दूर बाद यहाँ पे मेरे को वायलेट दिखा। तो हिसाब से जेई मेंस और सीबीएसई पूछे तो आपका यही, उन लोग का इंटेंशन यही होता है पूछने का कि ये। लेकिन अगर आपसे एडवांस पूछे कि बताओ कौन सा कलर पहले दिखेगा, तो ये जब धुंधला हुआ था ना, जब ये धुंधला होता है ना, इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन ये है, जब ये धुंधला होता है ना, तो सबसे लास्ट में कौन होता है?
सबसे लास्ट में वो होता है जिसका माने एक्चुअली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इन नंबर ऑफ वेवलेंथ। तो सबसे लास्ट वाला वेवलेंथ किसका आएगा? जिसका सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगा। तो एक्चुअली में ये रियलिटी में देखा गया है, एक रेड पैच होता है, एक रेड ऑरा टाइप, एक रेड टाइप का पैच होता है जो सबसे बड़ा वेवलेंथ होने की वजह से इस व्हाइट पैच के आसपास दिखता है। उसके कुछ दूर बाद वायलेट आता है। ये एडवांस का आंसर है, रेड यहां आएगा। बोलो क्लियर? हालांकि इतना डीप में नहीं जाना है, आप ऐसा समझो कि आपके लिए नॉर्मल बात यही है कि सबसे पहला मैक्सिमम किसका आएगा? वायलेट। सबसे पहला मिनिमम किसका आएगा? वायलेट। सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसका आएगा? रेड। बोलो क्लियर है क्या? कई लोग टेंशन में आ गए, साला अब तो सिलेबस के हिसाब मतलब एग्जाम के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, ऐसा है क्या? अरे समझ आया क्या? कई लोग साइलेंट हो गए। समझ आया क्या? ये आपको देख, मुझे भी पता है कि आप लोग को एडवांस के लिए उतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, बट मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि मैं हमेशा इस लेवल पे जाके क्लैरिफाई कर देता हूँ ताकि आप ये समझ जाओ कि आपको मेंस में क्या पूछा जाएगा। मेंस का बॉर्डर आपको क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, मेंस इतना है। मेंस का बॉर्डर आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है कि किससे ज्यादा मेंस। हालांकि ये बात मैं अभी कंफर्म कर दूं, जितना पढ़ा है ना विच वे अबव द जेईई मेंस लेवल, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। जैसे साउंड वेव्स का लास्ट ईयर क्वेश्चन डिस्कस किया था, तुम्हें अच्छा लगा था। तुम्हें अच्छा लगेगा जैसे एनसीईआरटी डिस्कस किया ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का। जब इसका डिस्कस करूंगा ना तुम्हें क्वेश्चन, तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि हाँ क्या पढ़ा है, अब क्या पूछ रहा है, बहुत इजी है। बट आपको समझ में आना चाहिए मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। बोलो आज का क्लास पूरा 100% क्लियर है क्या? आज का क्लास 100% क्लियर था, आज यहीं तक पढ़ाऊंगा। आज का क्लास 100% क्लियर था। एक भी थोड़ा बहुत अगर दिक्कत होगा ना तो ट्रस्ट मी, मैं तुम लोगों को नोट्स भेजा था, पीडीएफ, मैं तुम लोगों को पीडीएफ नोट्स भेजा हूँ। प्लीज गो थ्रू दैट नोट्स। उस नोट्स में एकदम डिट्टो वही लिखा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। वो मेरा बनाया हुआ नोट्स है, वो मेरा बनाया हुआ नोट्स है, प्लीज गो थ्रू दैट नोट्स। उसमें एक वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन लिखा होगा, और फिर भी नहीं समझ आए तो मुझे पूछ लेना लॉकडाउन के बाद, वरना ये थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक हो जाता है। नहीं, बोलो क्लियर है क्या? ओके, बाय।